ऑलराइट, लेट्स बिगिन इन द क्लास। इंशाल्लाह आज हम ट्रांसफॉर्मेशन को मजीद आगे लेके जाएंगे। एंड प्रीवियस क्लास वी स्टार्टेड ऑफ विद ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस, and the first category was covered, that was translation. A quick recap of what we did in the last class and then moving forward towards reflection inshallah. Firstly we understood के दो किस्म की ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं। ट्रांसफॉर्मेशंस तो थ्री टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन आवर सिलेबस, बट मैंने जनरल ब्रॉड कैटेगरी बताई थी कि या तो ट्रांसफॉर्मेशन हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन होगी या फिर वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन होगी। जो हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो एक्स को चेंज करती है। हर वो ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें एक्स चेंज हो उसे हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है, और हर वो ट्रांसफॉर्मेशन जो वाई कोऑर्डिनेट को अफेक्ट करे उसे वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। हमारे पास ट्रांसलेशन है, रिफ्लेक्शन है, स्ट्रेच है। तो उसमें अगर हॉरिजॉन्टली एक्स कोऑर्डिनेट अफेक्ट होगा तो हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन, वाई अफेक्ट होगा तो हम कहेंगे वर्टिकल ट्रांसलेशन। अगर रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो इसी तरह अगर एक्स अफेक्ट हो रहा होगा तो हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन है, जिसे हम रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस कहते हैं। बहरहाल उस पर हम डिस्कशन करेंगे अभी। तो हम ज़्यादा इस पर ज़्यादा बात नहीं करते क्योंकि हमने सारी कैटेगरीज कवर नहीं की। हमने ट्रांसलेशन की बात की थी तो हम ट्रांसलेशन की बात करते हैं। ट्रांसलेशन में मैंने आपसे ये कहा था कि देयर इज अ मूवमेंट ऑफ द कर्व, द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन विल बी ट्रांसफॉर्म्ड एंड विल बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मूवमेंट हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, सिर्फ वर्टिकल मूवमेंट भी हो सकती है, और मूवमेंट जो है हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल दोनों एक साथ भी हो सकती है। तो देयर कुड बी अ ट्रांसलेशन इन व्हिच ओनली एक्स चेंजेस, there could be a translation in which only x changes, there could be a translation in which only y changes, and there could be a translation in which x and y changes together. और फिर हमने कहा था कि अगर कभी फंक्शन है लेट सपोज y इक्वल्स टू एफ एक्स और उसमें कोई कांस्टेंट a, कोई एक नंबर a ऐड हो रहा हो विद इन द ब्रैकेट्स या आउटसाइड द ब्रैकेट्स, पूरे फंक्शन में ऐड हो रहा हो, पूरे फंक्शन में कोई कांस्टेंट ऐड हो रहा हो, या विद इन द ब्रैकेट सिर्फ x में कोई कांस्टेंट ऐड हो रहा हो, तो किसी कांस्टेंट का ऐड या सब्ट्रैक्ट होना, किसी नंबर का ऐड या सब्ट्रैक्ट होना ये बता देगा कि ये दरअसल ट्रांसलेशन है। दिस इज अ ट्रांसलेशन। किसी नंबर का प्लस या माइनस होना हमें ये बता देगा कि ये ट्रांसलेशन है। इफ द नंबर इज बीइंग एडेड और सब्ट्रैक्टेड विद इन द ब्रैकेट देन इट इज अ हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन जो एक्स कोऑर्डिनेट को अफेक्ट करती है। ट्रांसलेशन इन एक्स डायरेक्शन है। हमने बयान करने के दो अंदाज देखे थे, फिर हमने कहा था बेहतर अंदाज जो है हमें दूसरा वाला लगता है, मुझे पर्सनली ये पसंद भी है और इसमें अल्फाज कम है और मैसेज ज्यादा है। मतलब यहाँ हमें लिखना पड़ता है कि ट्रांसलेशन ऑफ -a यूनिट्स इन द एक्स डायरेक्शन, और जबकि यहाँ पर हमें सिर्फ कॉलम वेक्टर देना है जिससे हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि कौन सा डायरेक्शन है, क्योंकि कॉलम वेक्टर के अंदर जो ऊपर वाला नंबर है वो x होता है, नीचे वाला नंबर y होता है। लिहाजा अगर x डायरेक्शन का ट्रांसलेशन है तो हम ऊपर नंबर लिखेंगे, और अगर y डायरेक्शन का जो है वो ट्रांसलेशन, y डायरेक्शन की ट्रांसलेशन है तो हम नंबर को नीचे लिखेंगे। हमने अच्छी तरह से इसको देखा था और हमने कहा था जब x ब्रैकेट के अंदर कोई कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो तो दैट इज ट्रांसलेशन इन x डायरेक्शन। लेकिन इसमें एक बात और बताई थी कि अगर प्लस हो रही है, कोई नंबर प्लस हो रहा है तो ट्रांसलेशन वेक्टर में माइनस हो रहा होगा, मतलब लेफ्टवर्ड मूवमेंट हो रही होगी, और कोई नंबर माइनस हो रहा है तो मूवमेंट राइट हो रही होगी, मतलब उलट काम हो रहा होता है। हम सोचते हैं ना, जो जो हमारा दिमाग कहता है उससे उलट काम हो रहा होता है। इसकी वजह भी बताई थी मैंने, रीजनिंग भी दी थी, ग्राफ्स मैंने इसकी एग्जाम्पल वगैरह देके आपको समझाया था। जबकि अगर वाई पूरे फंक्शन में कोई कॉन्स्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, इसका मतलब अगर प्लस अगर प्लस हो रहा, इसका मतलब इट इज अ वर्टिकल ट्रांसलेशन। अगर पूरे फंक्शन में कोई नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, इसका मतलब इट इज अ वर्टिकल ट्रांसलेशन जिसमें हमारा कर्व ग्राफ अप या डाउन मूव होगा। इट विल मूव अप और डाउन। लेकिन यहाँ पर ये बताया था कि अगर प्लस हो रहा है नंबर तो ऊपर जाएगा और माइनस हो रहा है तो नीचे आएगा ग्राफ। इसका मतलब यहाँ पर उलट वाला मामला नहीं है। फिर हमने कहा था, मिसाल भी देखी थी, y इक्वल्स टू एफ एक्स है, एफ एक्स प्लस 2 हो गया, तो आप देख सकते हैं कि विद इन द ब्रैकेट 2 प्लस हुआ है, लेकिन जब हम बयान करेंगे तो हम कहेंगे दिस इज अ ट्रांसलेशन बाय -20। इट इज अ ट्रांसलेशन बाय -20। इसका मतलब कहने को तो प्लस हो रहा है नंबर, लेकिन मूवमेंट कहाँ हो रही है ग्राफ की, लेफ्ट की तरफ हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि इट इज अ ट्रांसलेशन ऑफ माइनस ट्रांसलेशन बाय -20। अच्छा, y इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस 1 है तो पूरा कर्व जो है वो 1 यूनिट ऐड हो गया, पूरे कर्व जो है वो 1 यूनिट ऊपर चला गया। इफ इट इज y इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस 1
देन पूरा फंक्शन 1 यूनिट ऊपर चला गया है। इसका मतलब प्लस होगा तो ऊपर जाएगा, पूरे फंक्शन में जब प्लस होगा नंबर तो वाकई ग्राफ ऊपर जाएगा। इसमें डायरेक्ट कनेक्शन होता है, इसमें ऑपोजिट का सिलसिला नहीं होता। तो अगर उसको बयान करेंगे तो हम कहेंगे ट्रांसलेशन बाय 0 1, ट्रांसलेशन बाय 0 1। फिर हमने यहाँ देखा था y को एफ एक्स माइनस 5 है तो ट्रांसलेशन बाय 5 0 है। फिर हमने यहाँ देखा था एफ एक्स प्लस 2 है तो ट्रांसलेशन बाय 0 2 है, क्योंकि y में चेंज आ रहा है। फिर हमने कहा था एफ एक्स माइनस 5 है तो इट इज ट्रांसलेशन बाय 0 -5। और फिर हमने आखिरी एग्जाम्पल देखा था कि इसमें हमें नजर आ रहा था कि x विद इन द ब्रैकेट भी कोई नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है और पूरा फंक्शन भी ऐड हो रहा है। तो विद इन द ब्रैकेट सब्ट्रैक्शन हो रही है, तो इसका मतलब ट्रांसलेशन x डायरेक्शन वाली भी हो रही है, और आउटसाइड द ब्रैकेट जो है एक नंबर ऐड हो रहा है, इसका मतलब ट्रांसलेशन इन y डायरेक्शन भी इन्वॉल्व है। तो हम या तो अलग अलग बयान करें कि ट्रांसलेशन बाय 2 0 एंड ट्रांसलेशन बाय 0 8, या फिर ज्यादा बेहतर तरीका यह है कि रादर देन राइटिंग 2 डिफरेंट ट्रांसलेशंस, हम ट्रांसलेशन बाय 2 8 कर दें, तो उसमें x और y दोनों को हम एक साथ शो कर सकते हैं। तो हमने यही किया था, ट्रांसलेशन बाय 2 8। फिर हमने जो है वो आपको बताया था कि एक्स वाई जो है उसमें एक्स हॉरिजॉन्टल मूव्स होते हैं और वाई जो है आपके वर्टिकल मूव्स हैं। ये बात हमने कर ली थी। इनवेरिएंट पॉइंट का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था कि वो पॉइंट जो ना बदले, अ पॉइंट दैट अंडरगोज नो चेंज ड्यूरिंग अ ट्रांसफॉर्मेशन इज नोन एज invariant point. A point that does not undergo any change during transformation is known as invariant point. In case of translation, there are no invariant points क्योंकि translation तो हिजरत है, movement है। So if the graph is moving from one place to another, then every single point has to move. Every single point will move. There will be no point which is invariant. So in case of translation, there are no invariant points. फिर हमने एसिम्प्टोट्स की बात की थी कि भाई एसिम्प्टोट्स क्या होती हैं। तो हमने कहा था एसिम्प्टोट्स हमें पहले ही पता है क्या होती हैं, बट हमने आपको ये बताया था कि 2 किस्म की एसिम्प्टोट्स होती हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। पास्ट पेपर में अब तक ऐसा कोई सवाल नहीं देखा, बुक के अंदर कुछ सवाल एसिम्प्टोट्स के हवाले से थे। दैट इज व्हाई आई हैव कवर्ड अ नोट दैट कभी अगर कोई ऐसा ग्राफ इन्वॉल्व हो जाए एग्जाम में जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए और उसमें एसिम्प्टोट्स इन्वॉल्व हों, तो एटलीस्ट वी शुड बी नोइंग कि हाउ टू डील विद सच टाइप ऑफ कर्व्स। हमें पता होना चाहिए कि किस तरह ऐसे कर्व्स को डील करना है। तो दरअसल हमें एसिम्प्टोट्स का आइडिया होना चाहिए। तो मैंने कहा था कि एक्स डायरेक्शन की जो ट्रांसलेशन होती है, मतलब राइट लेफ्ट, उसमें वर्टिकल एसिम्प्टोट जो होती है, अब सोचे ना, वर्टिकल एसिम्प्टोट अप डाउन होने पे तो चेंज नहीं होगी। वर्टिकल एसिम्प्टोट की इक्वेशन चेंज होगी जब राइट लेफ्ट मूवमेंट होगी। तो वर्टिकल एसिम्प्टोट will change when there is a translation in x direction, and horizontal asymptote will change क्योंकि राइट लेफ्ट होने से हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन, राइट लेफ्ट होने से हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट का इक्वेशन चेंज नहीं होगा, बट अप डाउन होने से चेंज होगा। तो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट की इक्वेशन चेंज होगी व्हेन देयर इज अ ट्रांसलेशन इन वाई डायरेक्शन। आसानी के लिए मैंने बताया था कि एवरी वर्टिकल लाइन हैज इक्वेशन ऑफ द फॉर्म x इक्वल्स टू k एंड एवरी हॉरिजॉन्टल लाइन हैज इक्वेशन ऑफ द फॉर्म y इक्वल्स टू k। तो आसानी इस चीज में याद रखने में है कि इफ देयर इज अ ट्रांसलेशन इन x डायरेक्शन तो वो एसिम्प्टोट चेंज होगी जिसमें x इन्वॉल्व हो रहा है, एंड इफ देयर इज अ ट्रांसलेशन इन y डायरेक्शन तो वो एसिम्प्टोट उस एसिम्प्टोट में चेंज आएगा जिसमें y इन्वॉल्व हो रहा है। आसानी, x डायरेक्शन की ट्रांसलेशन है तो x इक्वल्स टू k वाली लाइन चेंज होगी, y डायरेक्शन की ट्रांसलेशन है तो y इक्वल्स टू k वाली एसिम्प्टोट चेंज होगी। ये हमने लास्ट क्लास में किया था और हमने खाली एक रिकैप किया, उसके अलावा हमने कुछ भी नहीं किया। तो अगर कोई नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है विद इन द ब्रैकेट या आउटसाइड द ब्रैकेट, इट इज ट्रांसलेशन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू रिफ्लेक्शन, द सेकंड टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। The graph of a function can be transformed by reflecting it in one of the axes. This transformation is called a reflection. अच्छा, अब हमने जब ओ लेवल्स में ट्रांसफॉर्मेशन रिफ्लेक्शन पढ़ा था तो देयर वर मल्टीपल लाइंस ऑफ रिफ्लेक्शन दैट वी स्टडीड। रिफ्लेक्शन इन द लाइन y equals to reflection in the line in the x-axis, reflection in the y-axis, reflection in the line y equals to x, reflection in the line y equals to minus x. Apart from that, there could be a reflection in any other line as well. जैसे line y equals to x plus 2, उसमें भी reflection हो सकती थी। यूजुअली तो 4 ज्यादा इंपॉर्टेंट केसेस होते थे, बट उसके अलावा किसी और लाइन में भी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती थी, ट्रांसफॉर्मेशन रिफ्लेक्शन हो सकती थी। रिफ्लेक्शन इन द लाइन x इक्वल्स टू -1, रिफ्लेक्शन इन द लाइन y इक्वल्स टू 2। अलग अलग लाइन हो सकती थी, मल्टीपल लाइन हो सकती थी, बहुत ज्यादा हो सकती थी, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हो सकती थी, 4 5 6 7, बल्कि कोई लिमिट ही नहीं थी।
लेकिन यहाँ पर लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन की, जब रिफ्लेक्शन की बात होगी, दे विल ओनली बी टू टाइप्स ऑफ लाइन्स, खाली दो किस्म की लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन हो सकती हैं हमारे इस सिलेबस के अंदर. द लाइन कुड ईदर बी एक्स एक्सिस, द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन वुड ईदर बी एक्स एक्सिस, और द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन कुड बी वाई एक्सिस. अच्छा, जैसे मैंने ट्रांसलेशन में बताया था कि इफ अ नंबर इज बीइंग एडेड और सब्ट्रैक्टेड विद इन द ब्रैकेट और आउटसाइड द ब्रैकेट, देन इट इज ट्रांसलेशन. तो रिफ्लेक्शन में बताऊंगा, अगर माइनस की साइन कह लें या -1 नंबर कह लें, if -1 is being multiplied within the bracket with x or outside the bracket with the entire function, either the negative sign is being multiplied within the bracket with x or it is being multiplied by the entire function. अगर माइनस की साइन मल्टीप्लाई हो रही है विद इन द ब्रैकेट x के साथ या आउटसाइड द ब्रैकेट पूरे फंक्शन के साथ, इसका मतलब रिफ्लेक्शन. एक माइनस की साइन बस, वहां एक नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा था ट्रांसलेशन में, यहाँ पर एक माइनस की साइन देखनी. तो इफ दैट पर्टिकुलर नेगेटिव साइन इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय द एंटायर फंक्शन, पूरे फंक्शन के साथ जब माइनस की साइन मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसका मतलब y चेंज हो रहा है. ये मैंने आपको बताया था, पूरे फंक्शन में जब कांस्टेंट ऐड हो रहा है तो y चेंज हो रहा है, ट्रांसलेशन में बताया था. तो यहाँ सुन लें, जब पूरा फंक्शन माइनस की साइन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, when the entire function is being multiplied by the negative sign, इसका मतलब y चेंज हो रहा है. दिस इज चेंज इन y. और सोचें, आप सोचें y कब चेंज होता है, सोचे ना, y जो है वो 2 था और रिफ्लेक्ट होके -2 हो गया, y चेंज हो रहा है, तो कौन सी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन होगी? तो हर बच्चा कहेगा कि जब y 2 से y -2 पे आए तो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन कौन सी होगी? x एक्सिस होगी. तो इफ द साइन ऑफ y चेंजेस, if the entire function is being multiplied by the negative sign, then it will be a reflection in the x axis. जब पूरा फंक्शन माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो, इसका मतलब y चेंज हो रहा है, और y चेंज होने का मतलब है लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन x एक्सिस होगी. अच्छा, और इफ द नेगेटिव साइन इज बीइंग मल्टीप्लाइड विद इन द ब्रैकेट, x के साथ माइनस की साइन मल्टीप्लाई हो रही है, अगर माइनस की साइन x के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इफ नेगेटिव साइन इज बीइंग मल्टीप्लाइड विद इन द ब्रैकेट विद x, देन दैट इज रिफ्लेक्शन इन द y एक्सिस. कैसे? सोचे, जब x के साथ माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर आपका x +2 था तो आपका x -2 हो गया, तो +2 से -2 करने वाली कौन सी लाइन होगी? तो आप बोलेंगे इट इज द y एक्सिस. तो अगर x की साइन चेंज हो, x की साइन चेंज हो, ब्रैकेट के अंदर माइनस मल्टीप्लाई हो रहा हो, इसका मतलब x चेंज हो रहा है, एंड व्हेन x इज चेंजिंग, दिस मींस इट इज रिफ्लेक्शन इन द y एक्सिस. और अगर पूरा फंक्शन माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा हो, इसका मतलब y चेंज हो रहा है, और y चेंज हो रहा हो, इसका मतलब इट इज रिफ्लेक्शन इन द x एक्सिस. अच्छा, ट्रांसलेशन में हम कहते थे ट्रांसलेशन बाय का लफ्ज आता था और ट्रांसलेशन वेक्टर आता था, और यहाँ रिफ्लेक्शन बाय एक्स एक्सिस नहीं है. कुछ बच्चे ना इंटरचेंजेबली गलती कर देते हैं, अंग्रेजी का भी मसला कर देते हैं. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. ट्रांसलेशन बाय द ट्रांसलेशन वेक्टर, वहां बाय के बाद ट्रांसलेशन वेक्टर आता है, बट ओवर हियर वी राइट द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन. तो रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस, रिफ्लेक्शन इन द वाई एक्सिस. सही है? तो कांस्टेंट का ऐड सब्ट्रैक्ट होना विद इन द ब्रैकेट या आउटसाइड द ब्रैकेट, वो ट्रांसलेशन की निशानी, और माइनस का मल्टीप्लाई होना विद इन द ब्रैकेट या आउटसाइड द ब्रैकेट विद द एंटायर फंक्शन, पूरे फंक्शन से माइनस मल्टीप्लाई हो रहा हो या विद इन द ब्रैकेट सिर्फ x से माइनस मल्टीप्लाई हो रहा हो, इसका मतलब रिफ्लेक्शन वाला केस है. विद इन द ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है, x चेंज होगा, और इसका मतलब रिफ्लेक्शन होगी y एक्सिस. आउटसाइड द ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब y चेंज होगा और रिफ्लेक्शन होगी x एक्सिस में. अच्छा, अब इसको देख भी लेते हैं. y इक्वल्स टू fx वाज द ओरिजिनल इक्वेशन ऑफ द कर्व. नाउ इफ वी लुक एट y इक्वल्स टू -fx, तो फौरन देखा हमने कि पूरा फंक्शन माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब y की साइन चेंज होगी, इसका मतलब तमाम पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ y नेगेटिव वैल्यूज ऑफ y में कन्वर्ट हो जाएंगी. पूरा फंक्शन माइनस से मल्टीप्लाई हो गया ना, तो y की वैल्यू पूरी पॉजिटिव से सारी पॉजिटिव वैल्यूज y की नेगेटिव में चली गई. जब y की वैल्यूज पॉजिटिव से नेगेटिव में चली गई, तो इसका मतलब इट इज रिफ्लेक्शन इन द x एक्सिस. तो आप देख सकते हैं ये कर्व जो है वो फ्लिप हो गया. रिफ्लेक्शन में जो ग्राफ है वो फ्लिप हो जाता है, ओवर द x एक्सिस ओवर द y एक्सिस फ्लिप हो जाता है. तो यहाँ ग्राफ फ्लिप हो गया और ग्राफ ऊपर से नीचे चला गया. अच्छा, अब एक बात नोट करें, द टर्निंग पॉइंट ऑफ द कर्व was lying on the x axis. Quadratic में देखा था ना, x axis is a tangent to the curve. So x axis is a tangent to the curve, and this point
the turning point lies on the x-axis, but after being reflected, this turning point has now become maximum but is still on the x-axis. तो पता चला यहाँ पर इनवेरिएंट पॉइंट का कॉन्सेप्ट आ गया. रिफ्लेक्शन के केस में those points are invariant which lies on the line of reflection. वो पॉइंट्स जो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन पे लाई करें वो इनवेरिएंट होते हैं. शीशा है हमारे सामने, अगर हम शीशे के सामने खड़े होंगे हमारी इमेज हमें शीशे के पीछे नजर आ रही होगी. बट इफ वी मार्क अब इफ वी पुट समथिंग ऑन द मिरर, अगर हम अपना हाथ मिरर पे रखें तो हमारी इमेज भी हमें मिरर पे नजर आएगी. अगर कोई मार्कर से निशान कर दे मिरर पे तो उसकी इमेज भी हमें मिरर पे ही नजर आएगी. तो वो पॉइंट्स इनवेरिएंट पॉइंट होंगे. पॉइंट्स ऑन द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन रिमेन्स इनवेरिएंट. तो इसका मतलब तमाम y की वैल्यूज पॉजिटिव से नेगेटिव हो गई क्योंकि पूरा फंक्शन माइनस से मल्टीप्लाई हुआ. इट इज रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस. बट जो पॉइंट था, एक पॉइंट था लेट्स सपोज 3,0 था, तो वो 3,0 ही रहा. हाँ नेचर बदल गया, मैंने क्योंकि फ्लिप हो गया ना कर्व, तो मिनिमम पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट में कन्वर्ट हो गया. बट पॉइंट के कोऑर्डिनेट सेम रहे क्योंकि वो पॉइंट एक्स एक्सिस यानी कि लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन पे लाया करता था. इफ वी राइट बाय वी विल लूज अ मार्क. देखो ईसा, मैं इतना श्योरिटी के साथ तो नहीं कह सकता कि हम बाय लिखेंगे तो मार्क्स कट जाएंगे. रिफ्लेक्शन बाय एक्स एक्सिस, बट कहने सुनने में सही नहीं लग रहा है. ये सही है, जुमला सही नहीं लग रहा. तो शायद वो अंग्रेजी पे कोई ऐसी बात नहीं है कि ओ लेवल्स या ए लेवल्स का एग्जामिनर अंग्रेजी पे मैथ्स में मार्क काटता है. हमने नहीं देखा है ऐसा कुछ ज्यादा. लेकिन मैं तो परफेक्ट चीज बताऊंगा ना कि ऐसा तो नहीं हो कि आप मार्क्स लूज कर जाए. राइट. तो ट्रांसलेशन बाय ट्रांसलेशन वेक्टर एंड रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस या रिफ्लेक्शन इन द वाई एक्सिस, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट जुमला लगता है. सही, सुनने में अच्छा नहीं लगता ट्रांसले रिफ्लेक्शन बाय एक्स एक्सिस या रिफ्लेक्शन बाय वाई एक्सिस. सही है. तो शायद कि एग्जामिनर उसको अंग्रेजी का भंड समझ के आपको मार्क्स दे भी दे, बट वी शुड अवॉइड इट. राइट. जब हमें पता चल गई एक बात सही नहीं है तो हम क्यों उसको फॉलो करें. सही है जी. तो ये मैंने आपके सवाल का जवाब भी दे दिया. अच्छा, नोट जो है वो मैंने आपको बता ही दिया. इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन द पॉइंट्स लाइंग ऑन द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन आर इनवेरिएंट पॉइंट. अच्छा, अब मैं बात कर रहा था तीसरे वाले की, y इक्वल्स टू f माइनस एक्स. पूरा x जो है x के साथ माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है. विद इन द ब्रैकेट माइनस इज बीइंग मल्टीप्लाई. जब विद इन द ब्रैकेट माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है इसका मतलब x में चेंज आ रहा है. और x में चेंज आ रहा है इसका मतलब x की पॉजिटिव वैल्यूज नेगेटिव में चली जाएंगी और नेगेटिव वैल्यूज पॉजिटिव में चली जाएंगी. तो जब नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए और पॉजिटिव नेगेटिव हो जाए इसका मतलब रिफ्लेक्शन की लाइन y एक्सिस है. तो दिस मीन दिस इज रिफ्लेक्शन इन द y एक्सिस. आप देख सकते हैं कि आपका ये ओरिजिनल कर्व था और ये फ्लिप होके y एक्सिस के राइट पे मौजूद था, ये फ्लिप होके y एक्सिस के लेफ्ट पर चला गया. तो आपको नजर आ रहा है कि दिस इज फ्लिप्ड एंड जो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन वो आपको नजर आ रही है, दैट इज द y एक्सिस. अच्छा, एक एक पॉइंट अगर आप देखें तो एक पॉइंट लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन पे मौजूद था, y एक्सिस पे मौजूद था. ये पॉइंट अभी भी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन में मौजूद है y एक्सिस पर. तो दिस इज द इनवेरिएंट पॉइंट. हाँ, कर्व फ्लिप हो गया बट एक पॉइंट है उसमें कोई चेंज नहीं आया. लेट सपोज अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 0,5 थे तो अभी भी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0,5 ही रहे. तमाम पॉइंट्स चेंज हो गए बट जो y एक्सिस पे पॉइंट था वो चेंज नहीं हुआ. बॉटम लाइन इज points on the line of reflection remains invariant. Line of reflection x axis है तो x axis वाले point invariant होंगे. If the line of reflection is y axis, the points lying on the y axis will remain invariant. ये रिफ्लेक्शन की बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके सामने रख दिए. जी जनाब, बात समझ आ रही है? Are you getting it what I'm trying to communicate? Yes. Anything that is confusing over here or is it all fine till here? Please acknowledge so that I can move forward. चलिए अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इज गुड. अच्छा, मैं यहाँ अगर आके 1 मिनट के लिए इसको मैं क्लियर कर दूं तो फिर मैं आपसे सवाल भी पूछ सकता हूँ ताकि आप पता चल जाए कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ. ओके, नाउ व्हेन वी आर एज वी आर प्रोग्रेसिंग देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. वी हैव कवर्ड 2 अप टिल नाउ. So now if we are going to get a question, then it will be based on a combination of transformation. This means in a particular question we will be asked, tell us how many transformations are there altogether. So if I give you an example and I test you, then what will be your answer? I want participation from each one of you so that I can see that as to whether you have been able to understand and grasp the concepts or not. So the question is, the equation of a curve is y equals to fx.
the graph of y equals to fx is transformed to the graph of y equals to f minus x plus 1. Describe fully the two single transformations which have been combined to give the resulting transformation. We have to describe fully the two single transformations which have been combined to give the resulting transformation. Yes. तो जरा पार्टिसिपेट करें, पार्ट ए का आंसर बताएं, और पार्ट बी भी सेम है, बस उसमें थोड़ा चेंजिंग है, इट इज माइनस एफ एक्स प्लस 3। तो पहले पार्ट ए का आंसर बताएं सब, फिर हम पार्ट बी का आंसर पूछेंगे। एवरीवन टू टाइप द आंसर्स ऑफ पार्ट ए बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव अंडरस्टूड अप टिल नाउ। वेरी गुड सफा, परफेक्ट। यस हसन, परफेक्ट। यस, परफेक्ट। जी ईसा, यू आर ऑल्सो राइट। सही है। एंड ओके हमजा, one of the steps is fine. What about the other step? Two transformations, right? So you have defined one of them, you have to define the second one as well. जब देखिए यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशंस जो है ना, दो ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही है ना, अब इसमें ऑर्डर का भी मसला आता है कि पहले कौन सी होगी बाद में कौन सी होगी ना, बट वेयर ऑर्डर मैटर्स दैट स्टोरी इज टू बी टोल्ड लेटर। ऑर्डर कहाँ मैटर करता है, ऑर्डर कहाँ मैटर नहीं करता, वो सारी कहानी मैं आपके सामने बाद में रखूंगा। सही है। ऑर्डर मैटर कब करता है, ऑर्डर मैटर कब नहीं करता, ये मैं आपको बाद में कम्युनिकेट करूंगा। अभी के लिए आप इतना समझ लें कि ऑर्डर मैटर हर दफा नहीं करता। तो यहाँ पर ऑर्डर का कोई मसला नहीं है, और किसी भी ऑर्डर में आप बयान कर दें, दैट इज परफेक्टली फाइन, बी इट पार्ट ए और बी इट पार्ट बी। यस, वंस यू हैव आंसर्ड पार्ट ए देन आंसर पार्ट बी एज वेल। परफेक्ट। पार्ट ए सब आंसर कर नहीं रहे हैं, तो जो कर चुके हैं वो कर चुके हैं। ईसा आप जरा बता दें पार्ट बी डेफिनेटली। रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस, बिल्कुल सही है। एंड द ट्रांसलेशन बाय -30। परफेक्ट हसन, वेरी गुड। ओके, परफेक्ट ईसा। सही है, जो पार्टिसिपेशन आ रही हैं उसकी बेसिस पर परफेक्ट है। फिर आंसर्स थोड़े मिक्सअप होना भी शुरू हो गए, कुछ पार्ट नंबर 1 का आंसर देने में लगे हुए, फौरन जवाब नहीं देते ना, इसलिए प्रॉब्लम्स होते हैं। जवाब पार्टिसिपेशन ना एक्टिवली दिया करें। अब देखिए मैंने यहाँ मेथड 1 मेथड 2 लिखा है ये बताने के लिए कि भाई कोई बंदा कहता है कि y इक्वल्स टू एफ एक्स, पहले y इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस 1 बना, और फिर उसके बाद एफ एक्स जो है वो एफ माइनस एक्स में तब्दील होकर y इक्वल्स टू एफ माइनस एक्स प्लस 1 बना। या फिर कोई ये कह सकता था y इक्वल्स टू एफ एक्स गॉट कन्वर्टेड टू y इक्वल्स टू एफ माइनस एक्स, and then it got converted to f minus x plus 1. The bottom line is that whether you translate first and then reflect, or whether you reflect first and then translate, both works fine, because over here the order does not matter. ऑर्डर कहाँ मैटर करता है, कब मैटर करता है, वो एक डिफरेंट स्टोरी है, उसके कुछ नोट्स हैं, वो आपके सामने मैं रखूंगा इंशाल्लाह वक्त आने पर। तो यहाँ पर आप लोगों ने जिन्होंने नहीं बयान किया था वो देख लें, जिन्होंने बयान किया था वो भी देख लें। इट इज ट्रांसलेशन बाय 0 1। क्यों, वाई? बिकॉज द इंटायर फंक्शन इज बीइंग एडेड बाय 1। जब पूरा फंक्शन 1 से ऐड हो रहा हो तो ये ट्रांसलेशन जो है ये वर्टिकल ट्रांसलेशन होती है जो वाई को अफेक्ट करती है, और वाई में जो नंबर ऐड हो रहा होता है उसी हिसाब से अपवर्ड मूवमेंट होती है। तो वी विल से ट्रांसलेशन बाय 0 1। एंड इफ यू टॉक अबाउट दिस माइनस, तो माइनस जो है वो एक्स को चेंज कर रहा है, और जब एक्स चेंज हो, माइंड में सोचा करें, जब एक्स की साइन चेंज हो, जब एक्स की साइन चेंज हो तो इट इज रिफ्लेक्शन इन द वाई एक्सिस। हमेशा सोच कर किया करें, विजुलाइज किया करें, दिमाग में लाया करें कॉन्सेप्ट। तो हमने कहा एक्स की साइन चेंज हो रही है, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्शन इन द वाई एक्सिस। सही है। एक्स की साइन जब चेंज होगी तो इट इज रिफ्लेक्शन इन द वाई एक्सिस। आसान। तो ये दोनों हो गई। अच्छा, पार्ट बी भी काफी बच्चों ने बयान कर दिया था। द ग्राफ ऑफ x एफ एक्स इज ट्रांसफॉर्म टू द ग्राफ ऑफ माइनस एफ एक्स प्लस 3। यहाँ अगेन वही बात है कि पहले माइनस हो मल्टीप्लाई या पहले +3 ऐड हो, दोनों चीजें परफेक्ट हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ भी ऑर्डर मैटर नहीं करता,
तो जिन्होंने बयान किया तो सोचे पूरा फंक्शन माइनस से मल्टीप्लाई हुआ मतलब y में चेंज आया। जब पूरा फंक्शन माइनस से मल्टीप्लाई हुआ इसका मतलब y की साइन में चेंज आया, और y की साइन में चेंज आने का मतलब यह है कि रिफ्लेक्शन हुई है एक्स एक्सिस में। हाँ, इसमें ये भी है कि रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस का मतलब एक्स एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू 0 होता है, तो हम कर सकते हैं बयान, कोई मसला नहीं है। ये यहाँ पर कुछ बच्चे पार्टिसिपेट, ईसा का आंसर इसी तरह आया था कि रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है y इक्वल टू 0, और y एक्सिस का इक्वेशन होता है x इक्वल टू 0। सही है ना? जो y एक्सिस है उस पे x 0 होता है और x एक्सिस पे y 0 होता है। तो रिफ्लेक्शन इन द x एक्सिस एंड y एक्सिस ज्यादातर हम मार्किंग स्कीम में देखते हैं, तो आप इसी को फॉलो करें, रिफ्लेक्शन इन द x एक्सिस एंड y एक्सिस। बट जाहिर सी बात है x एक्सिस y को 0 की लाइन है और y एक्सिस x को 0 की लाइन है, तो इसका भी बयान करना चाहें तो कर सकते हैं। बट यूजुअली जो है वो x एक्सिस y एक्सिस मार्किंग स्कीम में लिखा होता है, तो वही मैं रिकमेंड करूंगा। The graph of y equals to fx is transformed to the graph of y equals to minus fx plus 3। तो माइनस पूरा फंक्शन y से पूरा फंक्शन माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, y का चेंज है तो रिफ्लेक्शन इन द x एक्सिस हो गया। और क्योंकि विद इन द ब्रैकेट एक नंबर प्लस हो रहा है, लिहाजा ये ट्रांसलेशन है, और ट्रांसलेशन वेक्टर होगा -30। तो ट्रांसलेशन बाय -30, रिफ्लेक्शन इन द x एक्सिस, रिफ्लेक्शन इन द रिफ्लेक्शन इन द x एक्सिस एंड ट्रांसलेशन बाय -30। सही है जनाब? तो ये दो पार्ट जो है आपके पार्ट ए पार्ट बी मुकम्मल हो गए। अच्छा, फिर हम बात करते हैं एसिम्प्टोट की इक्वेशन। एसिम्प्टोट की इक्वेशन कब चेंज होती? तो द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन इज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एसिम्प्टोट्स। तो हमने ये बात डिस्कस की थी कि अगर एक्स एक्स चेंज होगा तो एक्स इक्वल्स टू के वाली एसिम्प्टोट चेंज होगी, यानी कि वर्टिकल एसिम्प्टोट, और अगर वाई चेंज होगा तो वाई इक्वल्स टू के वाली चेंज होगी। तो जब रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस होता है, तो रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस की वजह से क्या होता है? एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन की वजह से वाई की साइन चेंज होती है, एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन की वजह से वाई की साइन चेंज होती है। तो वाई की साइन चेंज होती है, इसका मतलब वाई इक्वल्स टू के वाली एसिम्प्टोट चेंज होगी, जो कि हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट होती है। तो जब एक्स एक्सिस का मतलब होता है चेंज इन वाई, और चेंज इन वाई का मतलब वाई इक्वल्स टू के वाली एसिम्प्टोट का इक्वेशन चेंज होगा। मतलब वाई इक्वल्स टू 2 एक एसिम्प्टोट थी, वो रिफ्लेक्ट होकर वाई इक्वल्स टू -2 बन जाएगी। इसी तरह रिफ्लेक्शन इन द वाई एक्सिस अगर है तो इसका मतलब चेंज इन एक्स होगा। वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन का मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हुआ, और जब एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हुआ इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि x इक्वल्स टू के वाली एसिम्प्टोट चेंज होगी, यानी कि वर्टिकल एसिम्प्टोट। तो चेंज इन x जब होगा तो x इक्वल्स टू के वाली एसिम्प्टोट चेंज होगी, जो कि वर्टिकल एसिम्प्टोट है। तो व्हेन देयर इज अ रिफ्लेक्शन इन द y एक्सिस, द इक्वेशन ऑफ द वर्टिकल एसिम्प्टोट विल चेंज। सही है? तो ये एसिम्प्टोट के हवाले से भी हमारी बात डिस्कस हो गई, ये एग्जांपल भी हमारे सामने पेश हो गए। तो मेरे ख्याल से रिफ्लेक्शन तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ऑल गुड। एक दफा क्लियर की एक्नॉलेजमेंट दे दें ताकि मूव फॉरवर्ड हो जाओ। यस सफा। Sir, I don't understand the asymptotes parts. I can't really picture it. I don't understand it. Look, Safa, let's suppose if I'm talking about a graph and this is a graph like this. You have drawn a graph is like this, right? Reciprocal graph. This is the x-axis and this is the y-axis. Okay. And this is the line y equals to 2. Now, if I'm telling you that reflect the graph in the x-axis, the rule is y equals to minus fx, right? Then what will happen? This entire graph will flip over x-axis, right? So it will be reflected in the x-axis. So will this graph only be flipped, or will the asymptote will also be flipped? So the equation of the asymptote will also change. So if this is y equals to fx, then y coordinates will change definitely. So all the if it's reflection in the x-axis, then the entire curve which is lying above the x-axis will come below the x-axis. So ये कहाँ हो जाएगा? रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाएगा? लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ये कर्व नीचे आ जाएगा, इस तरह से कर्व हो जाएगा। ये y इक्वल्स टू -2 हमारी एसिम्प्टोट बन जाएगी और ये हमारा ग्राफ हो जाएगा।
तो जितना ये एक्स एक्सिस से जितना ऊपर था उतना ही एक्स एक्सिस से नीचे चला जाएगा। और एसिम्पटोट y इक्वल्स टू 2 थी, एसिम्पटोट y इक्वल्स टू -2 बन जाएगी। ग्राफ y इक्वल्स टू 2 से ऊपर था, ग्राफ y इक्वल्स टू -2 से नीचे आ जाएगा। तो एक्स एक्सिस से, मिरर से हम जितना दूर खड़े होते हैं उतनी रिफ्लेक्शन भी उससे उतना दूर होती है, राइट। तो अगर कभी ग्राफ रिफ्लेक्ट होगा और वो ग्राफ ऐसा होगा जिसके अंदर एसिम्पटोट भी होगी, तो एसिम्पटोट का इक्वेशन भी चेंज होगा। और एसिम्पटोट का इक्वेशन जब चेंज होगा तो कौन सी एसिम्पटोट का इक्वेशन चेंज होगा? हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट का इक्वेशन चेंज होगा, क्योंकि y इक्वल्स टू 2 वाली जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है, और y चेंज हो रहा है, इसका मतलब y इक्वल्स टू 2 वाली एसिम्पटोट चेंज होगी। सो इज दिस अ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल? ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना बेटा, ये वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन तो वर्टिकल होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन हॉरिजॉन्टल होती है, तो ये हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है। हॉरिजॉन्टल का मतलब जो हॉरिजॉन्टली बनी हुई है, वर्टिकल का मतलब जो वर्टिकली बनी हुई है। यस, ये हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट होगी, ये वर्टिकल एसिम्पटोट होगी। ठीक है, एक्स इक्वल टू 2 वाला जो इक्वेशन होगा वो वर्टिकल एसिम्पटोट होगी, और y इक्वल टू 2 वाली जो एसिम्पटोट होगी वो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट होगी। एक्स एक्सिस से पैरेलल कोई भी लाइन हॉरिजॉन्टल होती है, y एक्सिस से पैरेलल कोई भी लाइन वर्टिकल होती है, सही। अच्छा, अच्छा अब हम देख लेते हैं स्ट्रेच। स्ट्रेच क्या है देखें। अब मैं आपको बताता हूं, जब कोई कांस्टेंट आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट होता हुआ नजर आ रहा हो, if a constant is being added or subtracted, then this means it is translation. If the negative one, if negative sign, नेगेटिव कह लें या -1 कह लें, अगर नेगेटिव वाली साइन जो है विद इन द ब्रैकेट या आउटसाइड द ब्रैकेट विद द इंटायर फंक्शन मल्टीप्लाई हो रही है, तो इट इज रिफ्लेक्शन। अब अभी ये सोचें कि अगर कोई नंबर अदर देन -1 मल्टीप्लाई हो रहा हो, एनी नंबर अदर देन -1 मल्टीप्लाई हो रहा हो विद इन द ब्रैकेट विद x और आउटसाइड द ब्रैकेट विद द एंटायर फंक्शन, पूरे फंक्शन से कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो या विद इन द ब्रैकेट x से कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो, एनी नंबर अदर देन -1, तो दिस मींस इट इज अ स्ट्रेच। अच्छा, अगर वो नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो -1 के अलावा है और वो पॉजिटिव नंबर है, तो इसका मतलब वो प्योरली स्ट्रेच है। और अगर वो नेगेटिव नंबर है तो उसको हम प्योर स्ट्रेच के तौर पे भी बयान कर सकते हैं, और उसको हम कॉम्बिनेशन भी मान सकते हैं रिफ्लेक्शन का और स्ट्रेच का। इसकी थोड़ी डिटेल्स में थोड़ी देर बाद आपको समझाता हूँ। अभी सिर्फ अभी आपके जहन में खाली होना चाहिए एक नंबर ए है। अभी थोड़ी देर को अज्यूम कर लेंगे, लेट सपोज अगर वो नंबर ए पॉजिटिव, नेगेटिव भी हो सकता है, अभी इसको मैं पॉजिटिव बनाते हुए समझा रहा हूँ, सही है। तो अगर एक कॉन्स्टेंट ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है विद इन द ब्रैकेट या आउटसाइड विद द एंटायर फंक्शन, तो ट्रांसलेशन। अगर माइनस की साइन विद इन द ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही है या पूरे फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो वो रिफ्लेक्शन है। और अगर कोई नंबर अदर देन -1 पूरे फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है या विद इन द ब्रैकेट एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो स्ट्रेच। तो यही बात यहाँ लिखी हुई है, द ग्राफ ऑफ फंक्शन कैन बी। स्ट्रेच में पता है क्या आता है? अगर आपने ओ लेवल्स में इनलार्जमेंट पढ़ा था, तो इनलार्जमेंट में ट्राइंगल्स वगैरह होते थे, ये जो भी पॉलीगॉन होता था उसकी इनलार्जमेंट भी आती थी और डिमिनिशिंग भी आती थी। अगर आपको याद हो तो स्केल फैक्टर अगर 0 से 1 के दरमियान होता था तो आपका ऑब्जेक्ट बड़ा होने के बजाय छोटा होता था, डिमिनिश होता था। और अगर स्केल फैक्टर 1 से बड़ा होता था तो ऑब्जेक्ट जो है वो इनलार्ज हो जाता था। इसी तरह स्ट्रेचिंग की जब बात आती है, स्ट्रेच का मतलब होता है खिंचाव, राइट। तो स्ट्रेचिंग इज ईदर इन द एक्स डायरेक्शन और स्ट्रेचिंग इन द वाई डायरेक्शन। इसी तरह स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग जैसे है वैसे ही कंप्रेसिंग भी। तो स्ट्रेचिंग में कंप्रेसिंग भी शामिल हो गई। अच्छा, बयान करते हुए हम कंप्रेस कभी भी नहीं कहते, हम बयान हमेशा, नाम ट्रांसफॉर्मेशन का नाम कंप्रेशन नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन का नाम स्ट्रेच ही है। जैसे वहां जब इनलार्जमेंट बयान करते थे तो हम ट्रांसफॉर्मेशन के बयान करने में डिमिनिश नहीं लिखते थे, हम इनलार्जमेंट लिखते थे। इट इज इनलार्जमेंट विद स्केल फैक्टर 2/3, जिससे पता चल जाता था कि ये डिमिनिश हो रहा है। लेकिन यहाँ पर भी ऐसा ही है, जब बयान करेंगे तो लफ्ज स्ट्रेच ही आएगा, लफ्ज कंप्रेशन नहीं आएगा। लेकिन कंप्रेस हो रहा है या स्ट्रेच हो रहा है, इसका क्या मतलब होता है ये मैं आपको बताऊंगा इनवेरिएंट लाइन का कॉन्सेप्ट देने के बाद। अभी थोड़ी देर के लिए आप फोकस करें। एक नंबर है, बेसिक स्ट्रेच में आपको बता देता हूँ, उसके बाद मगरिब की नमाज का ब्रेक लेंगे, फिर इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल में स्ट्रेच मजीद समझा दूंगा। तो अगर कोई नंबर विद इन द ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है, एनी नंबर अदर देन -1, देखिए -1 मल्टीप्लाई होता है तो वो रिफ्लेक्शन। अगर कोई नंबर अदर देन -1 मल्टीप्लाई हो रहा है विद इन द ब्रैकेट या आउटसाइड द ब्रैकेट, तो वो स्ट्रेच है। अच्छा, वो अगर नंबर वो नेगेटिव है तो क्या, और वो नंबर अगर पॉजिटिव है तो क्या, इसकी वजह भी आपको मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा मगरिब की ब्रेक के बाद इंशाल्लाह। तो अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं एनी नंबर अदर देन -1 बीइंग मल्टीप्लाइड विद इन द ब्रैकेट विद एक्स और आउटसाइड विद द एंटायर फंक्शन। तो ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन को स्ट्रेच कहते हैं। स्ट्रेचिंग में कंप्रेशन भी शामिल हो गया। तो द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड
by stretching or compressing it horizontally or vertically. This transformation is called a stretch. The equation of a curve is y equals to fx. अब मैं आपसे बात करता हूँ विद इन द ब्रैकेट अगर कोई नंबर विथ x, कोई नंबर विद इन द ब्रैकेट x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, नंबर अदर देन -1, क्योंकि अगर वो नंबर -1 है तो फिर तो वो रिफ्लेक्शन हो गया. बट इफ दिस नंबर a इज एनी नंबर अदर देन -1, देन इट इज अ स्ट्रेच, राइट. और वो स्ट्रेच x को अफेक्ट कर रहा है. तो हम पता है ट्रांसलेशन में हम दो चीजें लिख रहे होते हैं, ट्रांसलेशन और ट्रांसलेशन वेक्टर. दो चीजें, एक ट्रांसलेशन का नाम और एक ट्रांसलेशन का वेक्टर. रिफ्लेक्शन में हम दो चीजें लिखते हैं, रिफ्लेक्शन का नाम और उसकी एक्सिस ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है ना, ट्रांसलेशन बाय कॉलम वेक्टर, रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस, दो चीजें होती हैं. स्ट्रेच में हमें तीन चीजें बयान करनी होती हैं. स्ट्रेच एक नाम बयान करना होता है, दूसरा हमें डायरेक्शन बताना होता है, तीसरा हमें स्ट्रेच फैक्टर बताना होता है. स्ट्रेच फैक्टर कह लें या स्केल फैक्टर कह लें, एक ही बात है, इसलिए मैंने स्लैश डाल के लिखा हुआ है. यू कॉल इट स्केल फैक्टर और स्ट्रेच फैक्टर, इट्स द सेम थिंग. तो अगर एफ ए एक्स है, मतलब एक्स के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है विद इन द ब्रैकेट, तो आप समझ गए कि ये एक्स को अफेक्ट करेगा. तो फौरन पता चल गया कि ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच है, इसका मतलब दिस इज स्ट्रेच इन एक्स डायरेक्शन. तो एक चीज तो आप फौरन बयान कर देंगे, दिस इज स्ट्रेच इन द एक्स डायरेक्शन. स्ट्रेच विथ फैक्टर इन द एक्स डायरेक्शन लिखें, या फिर स्ट्रेच इन द एक्स डायरेक्शन विथ फैक्टर 1/a लिखें, ये एक ही बात है, आगे पीछे ऑर्डर हो सकता है. स्ट्रेच की फौरन बाद आप डायरेक्शन की वजाहत कर सकते हैं, क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि एक्स में चेंज आ रहा है, नंबर ए इज बीइंग मल्टीप्लाइड विद इन द ब्रैकेट विद एक्स, तो आप फौरन बयान करेंगे स्ट्रेच इन द एक्स डायरेक्शन. अच्छा, अब बात करते हैं स्ट्रेच फैक्टर पे. जैसे ट्रांसलेशन में आपको सिखाया था कि विद इन द ब्रैकेट अगर कोई नंबर ऐड हो रहा है विद एक्स, एक्स के साथ कोई नंबर प्लस या माइनस हो रहा है, तो ट्रांसलेशन वेक्टर लिखते थे, लेकिन उसमें साइन ऑपोजिट आती थी. अगर नंबर +2 होता था तो ट्रांसलेशन वेक्टर में -2 लिखते थे, नंबर -2 होता था तो हम ट्रांसलेशन वेक्टर में +2 लिखते थे. बिल्कुल ऐसे ही स्ट्रेच में भी उलट मामला होगा. अगर एक्स के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई होगा तो स्ट्रेच फैक्टर उसका रेसिप्रोकल होगा. वाई में ट्रांसलेशन करते थे ना, तो जो प्लस माइनस बाहर नंबर हो रहा होता था वही ट्रांसलेशन वेक्टर में आता था, लेकिन विद इन द ब्रैकेट जो एक्स के साथ होता था उसका ऑपोजिट साइन आती थी. यहाँ भी ऐसा ही है, अगर कोई नंबर विद इन द ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है, लेट सपोज वो नंबर 2/3 है, तो स्ट्रेच फैक्टर होगा 3/2. अगर वो नंबर लेट सपोज 2 है, तो स्ट्रेच फैक्टर होगा 1/2. अगर वो नंबर जो ए है वो 1/2 है, तो स्ट्रेच फैक्टर होगा 2. तो अगर विद इन द ब्रैकेट कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इट इज स्ट्रेच इन द एक्स डायरेक्शन, और जब हम स्ट्रेच फैक्टर देंगे तो दैट वुड बी द रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर. Whatever the coefficient of x over here is, the stretch factor will be the reciprocal of that. अच्छा, और अगर लेकिन y में ऐसा नहीं है, अगर पूरा फंक्शन किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर पूरा फंक्शन किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वही नंबर हमारा स्ट्रेच फैक्टर होगा. यहाँ रेसिप्रोकल का चक्कर नहीं है. पूरा फंक्शन जब नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम कहेंगे इट इज स्ट्रेच इन द वाई डायरेक्शन, और स्ट्रेच फैक्टर वही होगा जो नंबर यहाँ पर लिखा होगा. मतलब अगर बाहर 2 लिखा हुआ है तो स्ट्रेच फैक्टर 2 होगा, अगर बाहर 1/3 लिखा हुआ है तो स्ट्रेच फैक्टर 1/3 होगा, एंड सो ऑन. यही बात यहाँ मैंने ग्राफिकली जो है वो दिखाने की कोशिश की है, जो मैं थोड़ी ग्राफ की वजाहत आपको इंशाल्लाह मगरिब की नमाज के बाद सही से कर देता हूँ. अभी रिकॉर्डिंग पॉज कर देता हूँ, इसको इंशाल्लाह मैं कंटिन्यू करता हूँ मगरिब की नमाज के बाद. ओके, तो बगैर वेस्टिंग टाइम आई एम टेकिंग अ ब्रेक ऑफ लाइक हाफ एन आवर. सी यू हाफ एन आवर के बाद इंशाल्लाह. रिकॉर्डिंग इज बीइंग पॉज्ड ओवर हियर. ऑलराइट, सो लेट्स रिज्यूम द क्लास. हम वापस आ गए हैं और अब हम जो है उसको रिज्यूम कर रहे हैं. हम स्ट्रेच की बात की थी, इसको हम थोड़ा सा रिपीट करता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह. मैंने क्या बताया था कॉन्सेप्ट, एक दफ़ा मैं रिकॉल करता हूँ कि ट्रांसलेशन में हमने ये सीखा था कि इफ़ अ कांस्टेंट इज बीइंग एडेड विद इन द ब्रैकेट, या फिर पूरे फंक्शन में आउटसाइड द ब्रैकेट, पूरे फंक्शन में कोई नंबर ऐड हो रहा है, तो ऐड या सब्ट्रैक्ट होना इज ट्रांसलेशन. अच्छा, विद इन द ब्रैकेट एक्स के साथ एक नंबर -1 मल्टीप्लाई हो रहा है, या पूरे फंक्शन के साथ माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, इट इज रिफ्लेक्शन. एंड इफ द नंबर अदर देन -1 is being multiplied within the bracket with x, या फिर outside the bracket with the entire function, so that is stretch. फिर मैंने ये बताया कि अगर नंबर जो है वो, let's suppose if the number is a, and if that a is being multiplied with x within the brackets, then it is a stretch in x direction, and in such a case the stretch factor will be
द रेसिप्रोकल ऑफ नंबर ए। मतलब अगर नंबर ए 2 है तो स्ट्रेच फैक्टर होगा 1/2, और अगर नंबर ए 1/2 है तो स्ट्रेच फैक्टर होगा 2/1 यानी कि 2। So that is why over here in general form it's written, if this is ax, then it will be stretch with stretch factor 1/a in the x direction. अच्छा, फिर अगर हम बात करते हैं y equals to afx, y equals to afx क्या मतलब? मतलब पूरा फंक्शन जो है, पूरा फंक्शन fx अगर एक नंबर a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दिस इज स्ट्रेच इन y डायरेक्शन, इट विल बी अ स्ट्रेच इन y डायरेक्शन, और उस केस में जो स्ट्रेच फैक्टर होगा दैट विल बी a। यहाँ पर रेसिप्रोकल का चक्कर नहीं है। अच्छा, अब हम मिसाल देखते हैं ताकि हमें क्लैरिटी आ जाए। इफ लेट्स सपोज y इक्वल्स टू fx एक कर्व है, और मैंने ये डिटरमिन भी कर लिया कि ये जो कर्व की इक्वेशन है दैट इज fx इक्वल्स टू x² - 4, ताकि हमें और ज्यादा समझ आ जाए। अगर नहीं भी पता तो भी हम इसके बगैर भी सारे मामला कर सकते हैं। तो अब देखिएगा, मैं वन बाय वन डिस्कस करता हूँ। इफ y इक्वल्स टू fx वाज अ कर्व, एंड इफ वी टॉक अबाउट y इक्वल्स टू f2x, तो फर्स्टली हाउ विल वी डिफाइन दिस? इसको हम बयान कैसे करेंगे? y इक्वल्स टू f2x को हम बयान कैसे करेंगे? यस, कोई बताएगा? y इक्वल्स टू f2x को पहले कोई बयान करे, चैट पे जरा मुझे पार्टिसिपेशन दे। if I'm going to ask you to define y equals to f2x, how will you define it? अच्छा, स्ट्रेच इन एक्स एक्सिस नहीं होगा। एक्स एक्सिस देखिए, रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस होता है, ट्रांसलेशन बाय ट्रांसलेशन वेक्टर होता है, और स्ट्रेच इन एक्स डायरेक्शन या वाई डायरेक्शन होता है, ये समझ लें। बाकी सही है, पार्टिसिपेशन सही है, लेकिन अब्दुल सिर्फ हाफ लिखने से क्या होगा? पूरा बताना है ना बेटा, पूरा बयान किया करो, लिखने में वो कोई सुस्ती नहीं करनी हमने। यस, तो जिन्होंने बयान किया बहुत अच्छा बयान किया, हसन वेरी गुड। सफा ऑल्सो ट्राइड हर बेस्ट, और ईसा ने भी सही ट्राई किया। इट इज स्ट्रेच इन द एक्स डायरेक्शन विथ स्ट्रेच फैक्टर 1/2। वेरी गुड। तो स्ट्रेच, क्योंकि एक्स के साथ नंबर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सबसे पहले हमने देखा कि एक्स में चेंज है, एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, therefore it is stretch in the x direction, and the stretch factor will be the reciprocal of number 2, so stretch factor will be 1/2। stretch in x direction, stretch factor 1/2। अच्छा, अब आपको जैसे पता था, ये आगे वैसे नोट्स में लिखा हुआ है कि अगर आपका स्ट्रेच फैक्टर 0 से 1 के दरमियान है, if the stretch factor is between 0 and 1, तो स्ट्रेचिंग के बजाय कंप्रेसिंग हो रही होगी, स्ट्रेचिंग के बजाय कंप्रेसिंग हो रही होगी। अच्छा, अब देखें, स्ट्रेचिंग एक्स डायरेक्शन में है ना, मैं मल्टीपल बातें आपको बताने लगा हूं, कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा, स्ट्रेच में चीजें ज्यादा हैं बताने के लिए, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको वन बाय वन चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। फौरन से सवालात पूछने की नहीं सोचिएगा, जस्ट गिव योर सेल्फ एंड माई एंड मी एज वेल, आई ऑल्सो नीड सम टाइम टू एक्सप्लेन, राइट? तो थोड़ा सा सुनिएगा बहुत गौर से। स्ट्रेच एक्स डायरेक्शन में है, इसका मतलब स्ट्रेचिंग होगी एक्स डायरेक्शन में या कंप्रेसिंग होगी? अच्छा, स्ट्रेचिंग का मतलब होता है दूर होना, किससे दूर होना, और कंप्रेसिंग का मतलब करीब होना, किसके करीब होना? तो अब जरा सुने, अगर स्ट्रेच एक्स डायरेक्शन में है ना, तो ऐसे केस में वाई एक्सिस मेरी इनवेरिएंट लाइन होगी। अच्छा, हालांकि बयान करना जरूरी नहीं है, जब हम स्ट्रेच को बयान करते हैं ना, तो दो अंदाज होते हैं बयान करने के, स्ट्रेच इन द एक्स डायरेक्शन विद स्ट्रेच फैक्टर दिस, या स्ट्रेच इनवेरिएंट लाइन के साथ भी डिफाइन होता है। तो इफ द स्ट्रेच इज इन एक्स डायरेक्शन, देन वाई एक्सिस विल बी द इनवेरिएंट लाइन। ये बातें आगे लिखी हुई भी हैं, देखें, स्ट्रेच अगर एक्स डायरेक्शन में है तो उस केस में वाई एक्सिस क्या होगी मेरी? इनवेरिएंट लाइन होगी। तो जरा बात को समझें, स्ट्रेच हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच है, तो एक्स चेंज हो रहा होगा। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच है मतलब स्ट्रेच इन एक्स डायरेक्शन में एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा होगा। तो अगर स्ट्रेच फैक्टर हाफ है तो एक्स कोऑर्डिनेट्स हाफ हो रहे होंगे, स्ट्रेच फैक्टर 2 है तो स्ट्रेच एक्स कोऑर्डिनेट्स डबल हो रहे होंगे। उस दौरान वाई कोऑर्डिनेट्स में कोई चेंज नहीं आएगा। जब स्ट्रेच इन एक्स डायरेक्शन होगा तो एक्स अफेक्ट होगा, जाहिर सी बात है, वो तो मैंने तमाम ट्रांसफॉर्मेशन में बताया। ट्रांसलेशन जब एक्स डायरेक्शन में होता था तो सिर्फ एक्स में प्लस माइनस हो रहा होता था, वाई तो चेंज नहीं होता था।
इसी तरह रिफ्लेक्शन में भी बताया। इसी तरह स्ट्रेच के अंदर अगर स्ट्रेच इन एक्स डायरेक्शन है तो एक्स कोऑर्डिनेट्स में चेंज आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट्स स्ट्रेच फैक्टर से मल्टीप्लाई होंगे, उस दौरान वाई कोऑर्डिनेट्स में कोई चेंज नहीं आएगा। यही बात यहाँ लिखी हुई भी है। y equals to f a x means multiply all the x values by the stretch factor 1 upon a। क्योंकि आपको पता है कि जब f a x है तो ये x स्ट्रेच इन x डायरेक्शन है और स्ट्रेच फैक्टर 1 अपॉन a होगा। तो इसका मतलब x की वैल्यूज x की वैल्यूज जो हैं, जितने भी कोऑर्डिनेट्स होंगे उनके जो x कोऑर्डिनेट्स हैं वो 1 अपॉन a से मल्टीप्लाई होंगे। तो f a x मींस मल्टीप्लाई ऑल द x वैल्यूज बाय 1 अपॉन a while the y values remain the same। जाहिर सी बात है, जब स्ट्रेच इन x डायरेक्शन है तो y वैल्यूज क्यों चेंज होंगी? सिर्फ x वैल्यूज में चेंज आएगा, तमाम x वैल्यूज 1 अपॉन a से मल्टीप्लाई होंगी। तो पता चला कि जो स्ट्रेच फैक्टर होता है, अगर स्ट्रेच इन एक्स डायरेक्शन है तो तमाम एक्स कोऑर्डिनेट्स स्ट्रेच फैक्टर से मल्टीप्लाई होंगे, और अगर स्ट्रेच इन वाई डायरेक्शन है ए एफ एक्स तो तमाम वाई कोऑर्डिनेट्स स्ट्रेच फैक्टर से मल्टीप्लाई होंगे। बस फर्क यह है कि जब स्ट्रेच हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच है, मतलब स्ट्रेच इन एक्स डायरेक्शन है, तो स्ट्रेच फैक्टर वो नंबर नहीं होता जो लिखा हुआ है, बल्कि उसका रेसिप्रोकल होता है। तो इसीलिए ए एक्स लिखा हुआ है, लिहाजा स्ट्रेच फैक्टर 1 अपॉन ए होगा, लिहाजा तमाम एक्स वैल्यूज 1 अपॉन ए से मल्टीप्लाई होंगी, और उस दौरान वाई वैल्यूज में कोई चेंज नहीं आएगा, वाई वैल्यूज विल रिमेन द सेम। और अगर वाई इक्वल्स टू ए एफ एक्स है, इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि ये स्ट्रेच इन वाई डायरेक्शन है, लिहाजा तमाम वाई कोऑर्डिनेट्स स्ट्रेच फैक्टर से मल्टीप्लाई होंगे, और स्ट्रेच फैक्टर तो यही होगा जो नंबर लिखा हुआ है, लिहाजा यही लिखा हुआ है कि मल्टीप्लाई ऑल द वाई वैल्यूज बाय ए व्हाइल द एक्स वैल्यूज विल रिमेन सेम। तो स्ट्रेच इन एक्स डायरेक्शन में तमाम एक्स कोऑर्डिनेट्स स्ट्रेच फैक्टर से मल्टीप्लाई होंगे, स्ट्रेच इन वाई डायरेक्शन में तमाम वाई कोऑर्डिनेट्स स्ट्रेच फैक्टर से मल्टीप्लाई होंगे। स्ट्रेच इन एक्स डायरेक्शन में जो स्ट्रेच फैक्टर होता है वो रेसिप्रोकल होता है, और स्ट्रेच इन वाई डायरेक्शन में जो स्ट्रेच फैक्टर होता है, जो नंबर लिखा होता है एज इट इज वही होता है। ये बात हमने समझ ली। अच्छा, अब मैं इनवेरिएंट लाइन के जिक्र कर रहा था। मैंने कहा ना मल्टीपल कॉन्सेप्ट से थोड़ा टाइम लगेगा, सुनने में टाइम दीजिएगा, सब समझ आएगा इंशाल्लाह। तो स्ट्रेच इन एक्स डायरेक्शन अगर है, स्ट्रेच अगर एक्स डायरेक्शन में है, इफ इट इज स्ट्रेच इन एक्स डायरेक्शन, तो याद रख लें कोऑर्डिनेट्स स्ट्रेच एक्स डायरेक्शन में है तो एक्स कोऑर्डिनेट्स में चेंज आएगा, वाई कोऑर्डिनेट्स चेंज नहीं होंगे। एक तो ये बात हो गई। एक बात मजीद सुन लें, अगर स्ट्रेच हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच है, मतलब एक्स डायरेक्शन का स्ट्रेच है, तो उस केस में वाई एक्सिस इनवेरिएंट लाइन होगी। मतलब कोई भी पॉइंट जो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है वो इनवेरिएंट पॉइंट्स, उस लाइन पे मौजूद पॉइंट्स इनवेरिएंट होंगे, मतलब वो वाई एक्सिस पर ही रहेंगे। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच में वर्टिकल लाइन जो है यानी कि वाई एक्सिस, वो हमारी इनवेरिएंट लाइन होती है। इफ इट्स स्ट्रेच इन एक्स डायरेक्शन जो कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच है, तो जो इनवेरिएंट लाइन होगी वो वर्टिकल लाइन होगी, दैट इज द वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस इज द इनवेरिएंट लाइन। इसका मतलब क्या है कि ऑल पॉइंट्स व्हिच लाइज ऑन द वाई एक्सिस विल रिमेन इनवेरिएंट। एंड इफ इट इज स्ट्रेच इन वाई डायरेक्शन, मतलब वर्टिकल स्ट्रेच है, वर्टिकल स्ट्रेच है, तो स्ट्रेच इन वाई डायरेक्शन के केस में, जब स्ट्रेच इन वाई डायरेक्शन है, वर्टिकल स्ट्रेच है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो इनवेरिएंट लाइन होगी, दैट इज द एक्स एक्सिस। द एक्स एक्सिस विल बी द इनवेरिएंट लाइन। इसका मतलब तमाम पॉइंट्स जो एक्स एक्सिस पे लाई करेंगे दोज विल रिमेन इनवेरिएंट। पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस विल रिमेन इनवेरिएंट। अच्छा, अभी इनवेरिएंट लाइन का कॉन्सेप्ट मैं क्यों दे रहा हूं ये समझ लें। तो मैंने आपको कहा कि जब स्ट्रेचिंग होगी या जब कंप्रेसिंग होगी तो क्या होगा, पॉइंट्स किससे दूर होंगे, पॉइंट्स किससे करीब होंगे। भाई स्ट्रेचिंग में दूरी आ रही है, कंप्रेसिंग में करीब हो रहे हैं। किससे करीब हो रहे हैं? इनवेरिएंट लाइन से करीब हो रहे हैं। किससे दूर हो रहे हैं? इनवेरिएंट लाइन से दूर हो रहे हैं। तो इसका मतलब जब स्ट्रेच इन एक्स डायरेक्शन है, जब स्ट्रेच इन एक्स डायरेक्शन है तो पॉइंट्स दूर हो रहे हैं। किससे दूर हो रहे हैं? इनवेरिएंट लाइन वाई एक्सिस से दूर हो रहे हैं। स्ट्रेच इन एक्स डायरेक्शन है, इनवेरिएंट लाइन वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस से पॉइंट्स दूर होंगे। सर कुछ पॉइंट्स वाई एक्सिस के राइट पर होंगे, कुछ लेफ्ट पे होंगे, तो दोनों दूर होंगे। जी बिल्कुल, जो जो वाई एक्सिस के राइट पर है वो मजीद राइट चले जाएंगे, जो वाई एक्सिस के लेफ्ट पर है वो मजीद लेफ्ट चले जाएंगे। तो पॉइंट्स ऑन ईदर साइड ऑफ द इनवेरिएंट लाइन विल मूव अवे फ्रॉम द इनवेरिएंट लाइन। ये बात आगे लिखी हुई भी है।
कि अगर स्ट्रेच फैक्टर 1 से ग्रेटर है, वो जो नंबर ए था उसको हमने रेसिप्रोकेट कर दिया एक्स के केस में, और वाई के केस में डायरेक्ट ले लिया। अच्छा, रेसिप्रोकेट करने के बाद या उसको डायरेक्ट लेने के बाद अगर स्ट्रेच फैक्टर मेरा 1 से बड़ा बनता है, इफ द स्ट्रेच फैक्टर इज ग्रेटर देन 1, अच्छा अभी हम सिर्फ पॉजिटिव स्केल फैक्टर पे बात करें, इफ द स्ट्रेच फैक्टर इज ग्रेटर देन 1, तो याद रख लें स्ट्रेचिंग होगी, स्ट्रेचिंग होगी। स्ट्रेचिंग का मतलब होगा पॉइंट्स इनवेरिएंट लाइन से दूर जाएंगे। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच है तो इनवेरिएंट लाइन वाई एक्सिस है, तो पॉइंट्स वाई एक्सिस से दूर जाएंगे। वो पॉइंट जो वाई एक्सिस के राइट पर है वो मजीद राइट जाएंगे, वो पॉइंट जो वाई एक्सिस के लेफ्ट पर है वो मजीद लेफ्ट जाएंगे। द पॉइंट्स विल मूव अवे फ्रॉम द इनवेरिएंट लाइन, क्योंकि ये वाकई स्ट्रेच हो रहा होगा ग्राफ, द ग्राफ विल बी स्ट्रेच्ड। और अगर स्ट्रेच फैक्टर देखें, वैल्यू ऑफ ए अलग चीज है, स्ट्रेच फैक्टर अलग चीज है। वजह क्या है कि अगर ये ए एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो जो भी ए होगा उसका रेसिप्रोकल मेरा स्ट्रेच फैक्टर होगा। तो दिस इज के, द स्ट्रेच फैक्टर के इज 1 अपॉन ए। अब ये 1 अपॉन ए वाला जो नंबर है, अगर ये 1 से ग्रेटर हुआ तो फिर स्ट्रेचिंग हो रही होगी, पॉइंट्स विल मूव अवे फ्रॉम इनवेरिएंट लाइन। और अगर ये 0 से 1 के दरमियान हुआ तो फिर कंप्रेस हो रहा होगा ग्राफ और पॉइंट्स विल मूव टुवर्ड्स द इनवेरिएंट लाइन। और अगर ए एफ एक्स की बात करें जो कि स्ट्रेच इन वाई डायरेक्शन है, तो उस केस में जो नंबर ए होगा वही मेरा स्ट्रेच फैक्टर होगा, जो नंबर ए होगा वही मेरा स्ट्रेच फैक्टर होगा। जबकि एक्स के केस में जो मेरा नंबर ए था उसका रेसिप्रोकल मेरा स्ट्रेच फैक्टर था। तो अब जो भी स्ट्रेच फैक्टर ये ए है, अगर ये स्ट्रेच फैक्टर 1 से ग्रेटर है, स्ट्रेच इन वाई डायरेक्शन की भी अगर हम बात करें, तो अगर वो 1 से ग्रेटर है तो पॉइंट्स जो हैं वो वाई डायरेक्शन में स्ट्रेचिंग हो रही होगी, और 0 से 1 के दरमियान है तो कंप्रेसिंग हो रही होगी। तो अगर स्ट्रेच इन वाई डायरेक्शन है तो इनवेरिएंट लाइन होगी एक्स एक्सिस। तो पॉइंट्स अगर स्ट्रेचिंग है तो पॉइंट्स विल मूव अवे फ्रॉम द एक्स एक्सिस। जो एक्स एक्सिस से ऊपर है वो मजीद ऊपर जाएंगे, जो एक्स एक्सिस से नीचे हैं वो मजीद नीचे आएंगे। पॉइंट्स विल मूव अवे फ्रॉम द इनवेरिएंट लाइन अगर स्ट्रेचिंग हो रही है और स्ट्रेच फैक्टर 1 से बड़ा है तो। लेकिन अगर स्ट्रेच फैक्टर 0 से 1 के दरमियान है और वर्टिकल स्ट्रेच है, इन वाई डायरेक्शन है, तो 0 से 1 के दरमियान स्ट्रेच फैक्टर का मतलब पॉइंट्स विल मूव टुवर्ड्स द इनवेरिएंट लाइन। इसका मतलब ग्राफ कंप्रेस हो रहा होगा। अब तक पॉजिटिव स्केल फैक्टर की बात की है, और पॉजिटिव स्केल फैक्टर पे बात करने के बाद मैंने मल्टीपल बातें आपके सामने रखी हैं। वो ये रखी कि अगर x के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस नंबर का रेसिप्रोकल मेरा स्ट्रेच फैक्टर होगा और वो स्ट्रेच इन एक्स डायरेक्शन होगा। और अगर कोई नंबर पूरे फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो स्ट्रेच इन वाई डायरेक्शन होगा, और जो नंबर लिखा हुआ है वही मेरा स्ट्रेच फैक्टर होगा। फिर मैंने बताया कि अगर स्ट्रेच फैक्टर 1 से ग्रेटर है, रेसिप्रोकेट करने की जरूरत है या नहीं है, रेसिप्रोकेट करने के बाद या रेसिप्रोकेट किए बगैर, डिपेंडिंग कि वो एक्स का चेंज है या वाई का चेंज है, अगर आपका स्ट्रेच फैक्टर 1 से ग्रेटर आता है इसका मतलब आपकी स्ट्रेचिंग होगी और पॉइंट्स इनवेरिएंट लाइन से दूर जाएंगे। और अगर स्ट्रेच फैक्टर 0 से 1 के दरमियान है इसका मतलब ग्राफ कंप्रेस होगा और पॉइंट्स इनवेरिएंट लाइन के करीब आएंगे। सर इनवेरिएंट लाइन कब होती है, कब कौन सी होती है? तो जब स्ट्रेच इन एक्स डायरेक्शन है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच है, स्ट्रेच इन एक्स डायरेक्शन है, तो वाई एक्सिस इनवेरिएंट लाइन होगी और तमाम पॉइंट जो वाई एक्सिस पे होंगे वो इनवेरिएंट रहेंगे। और अगर स्ट्रेच इन वाई डायरेक्शन है मतलब वर्टिकल स्ट्रेच है, तो ऐसे केस में इनवेरिएंट लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, दैट इज एक्स एक्सिस विल बी द इनवेरिएंट लाइन, पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस विल रिमेन इनवेरिएंट। इनवेरिएंट लाइन का अच्छा कभी मार्किंग स्कीम में आप आंसर देखेंगे ना, तो स्ट्रेच इन एक्स डायरेक्शन को वो इस तरह भी बयान करता है, स्ट्रेच विथ वाई एक्सिस एज द इनवेरिएंट लाइन। ये भी एक एक्सेप्टेबल तरीका है। तो स्ट्रेच इन एक्स डायरेक्शन के थ्रू बयान करें या स्ट्रेच विद वाई एक्सिस एज द इनवेरिएंट लाइन बयान करें, दोनों तरीके सही हैं। लेकिन ज्यादा बेहतर अब जो हमने इनिशियली सीखा है और मैंने आपको तरीका बताया वो यही है कि जब भी आप देखें स्ट्रेच इन एक्स डायरेक्शन या स्ट्रेच इन वाई डायरेक्शन फौरन लिख दिया करें। बस जहन में ये रखें कि जब स्ट्रेच इन एक्स डायरेक्शन है तो वाई एक्सिस मेरी इनवेरिएंट लाइन है, और जब स्ट्रेच इन वाई डायरेक्शन है तो एक्स एक्सिस मेरी इनवेरिएंट लाइन। और ये इनवेरिएंट लाइन ही वो लाइन है जिसके पॉइंट जिससे करीब या जिससे दूर जाते हैं डिपेंडिंग के कंप्रेस हो रहा है ग्राफ या स्ट्रेच हो रहा है।
अभी मैंने सिर्फ पॉजिटिव स्केल फैक्टर की बात की है, लिहाजा सिर्फ पॉजिटिव स्केल फैक्टर के साथ मुझे बताएं कि क्या पॉजिटिव स्केल फैक्टर के साथ मामला क्लियर हो रहा है। मैं इस ग्राफ को बता दूं, फिर मुझे एक्नॉलेज कर दीजिएगा। मैं इस ग्राफ को इसलिए छोड़ के भाग गया था कि कुछ बातें रह गई थी, सही है। और ये भी मैंने बता दिया कि अगर एक्स एक्स का चेंज है तो तमाम एक्स कोऑर्डिनेट्स स्ट्रेच फैक्टर से मल्टीप्लाई होंगे, और अगर वाई का चेंज है तो तमाम वाई कोऑर्डिनेट्स ए से मल्टीप्लाई स्ट्रेच फैक्टर से मल्टीप्लाई होंगे। तो जब एक्स कोऑर्डिनेट्स मल्टीप्लाई होंगे तो वाई वैल्यूज तमाम सेम रहेंगी, और जब वाई कोऑर्डिनेट्स मल्टीप्लाई होंगे तो तमाम एक्स वैल्यूज सेम रहेंगी। सही है, तो ये मैंने आपके सामने मुख्तलिफ बातें रख दी। अच्छा, अब मैं आपको ये ग्राफिकल दिखाना चाह रहा था। अब ओरिजिनल ग्राफ आपका y इक्वल्स टू एफ एक्स है। अब जरा बहुत गौर से देखिएगा, क्योंकि जो मैंने अब तक सिखाया ना वो इस ग्राफ के थ्रू बहुत क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो बहुत गौर से देखिएगा ताकि समझ आ जाए, फिर सवाल पूछिएगा, अभी सवाल मत पूछिए। तो हमने एक कर्व बनाया हुआ है, ओरिजिनल कर्व है। कहाँ से गुजर रहा है भाई? -2 0 से गुजर रहा है, 2 0 से गुजर रहा है, और 0 -4 से गुजर रहा है। ये 3 पॉइंट्स मेरे सामने। अब y को एफ एस का ग्राफ, अभी इक्वेशन छोड़ दें, इक्वेशन मेरे काम की नहीं है फिलहाल, ये इक्वेशन छोड़ दें। अब y को एफ एस का ग्राफ है, y को एफ टू एक्स को देख। अब आपने बयान किया था कि दिस इज स्ट्रेच इन एक्स डायरेक्शन विद स्ट्रेच फैक्टर 1/2। अब आप सोचें, स्ट्रेच इन एक्स डायरेक्शन है, इसका मतलब वाई एक्सिस मेरी इनवेरिएंट लाइन होगी। और क्योंकि स्ट्रेच फैक्टर स्ट्रेच इन एक्स डायरेक्शन है ना, तो मेरी इनवेरिएंट लाइन कौन सी होगी? वाई एक्सिस मेरी इनवेरिएंट लाइन होगी। तो वाई एक्सिस इनवेरिएंट लाइन होगी। अच्छा, स्ट्रेच फैक्टर क्योंकि 1/2 है, के मेरा 1/2 है, तो तमाम एक्स कोऑर्डिनेट्स हाफ हो जाएंगे, तमाम एक्स कोऑर्डिनेट्स हाफ हो जाएंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, वाई कोऑर्डिनेट्स में कोई चेंज नहीं आएगा। तो आइए देखें, कोऑर्डिनेट था -2,0, एक्स कोऑर्डिनेट को 1/2 से मल्टीप्लाई करें, क्या हो गया? -1 0 हो गया। वाई कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहा, 0। तो ये -2 से -1 हो गया। अच्छा, जो 2 0 वाला पॉइंट था, तो एक्स कोऑर्डिनेट 2 हाफ हो गया, तो यानी कि 1 0 बन गया। अच्छा, अब देखें, तमाम एक्स कोऑर्डिनेट्स हाफ हो गए, तो क्योंकि स्ट्रेच फैक्टर आपका 0 से 1 के दरमियान था, तो आपने ये देखा कि पॉइंट्स इनवेरिएंट लाइन के करीब हो रहे हैं। ये भी देखें, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच है, स्ट्रेच इन एक्स डायरेक्शन है, स्ट्रेच इन एक्स डायरेक्शन जो है उसमें क्या हो रहा है? एक्स कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि इसका स्ट्रेच फैक्टर मेरा हाफ है, लिहाजा तमाम एक्स कोऑर्डिनेट्स हाफ हो गए। हाफ होने की वजह से क्या हो रहा है? स्ट्रेच इन एक्स डायरेक्शन में वाई एक्सिस इनवेरिएंट लाइन थी, तो अब देखिए ये -2 जो है ये भी वाई एक्सिस से करीब हो गया, ये 2 भी करीब होके 1 पे चले गए, यहाँ आ गए। देख रहे हैं, ग्राफ श्रिंक हो गया, कंप्रेस होता हुआ नजर आ रहा है। कंप्रेस हो रहा है, चेंजिंग हो रही है एक्स कोऑर्डिनेट्स की, तो स्ट्रेच इन एक्स डायरेक्शन हो रहा है, कंप्रेसिंग हो रही है, और पॉइंट्स जो है वो इनवेरिएंट लाइन से करीब हो रहे हैं। ये इनवेरिएंट लाइन है, तो ये भी इनवेरिएंट लाइन से करीब हो गया, ये भी इनवेरिएंट लाइन से करीब हो गया। अच्छा, अब देखें, इनवेरिएंट लाइन जो है उस पे, क्योंकि स्ट्रेच इन एक्स डायरेक्शन है, वाई एक्सिस इनवेरिएंट लाइन है, तो वाई एक्सिस पे जो पॉइंट है 0, -4, वो अभी भी 0, -4 है। एनी पॉइंट ऑन द इनवेरिएंट लाइन विल रिमेन इनवेरिएंट। तो क्योंकि हमारा स्ट्रेच इन एक्स डायरेक्शन था और वाई एक्सिस इनवेरिएंट लाइन थी, तो पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस इज 0, -4, वो हमारा इनवेरिएंट पॉइंट रहा, उसमें कोई चेंज नहीं। मुझे बताएं, ग्राफिकली आपको ये वाली बात समझ आई है कि मैंने कैसे हर एक्स कोऑर्डिनेट को हाफ किया, और पॉइंट्स कैसे जो है वो एक्स एक्स डायरेक्शन में जो है कंप्रेसिंग हो रही है, और कैसे इनवेरिएंट लाइन जो वाई एक्सिस है उससे करीब हो रहे हैं पॉइंट्स। जी, थोड़ा सा इनलार्जमेंट से आप सिमिलैरिटी कह सकते हैं, बट बहरहाल स्ट्रेच और इनलार्जमेंट में अपना फर्क है। तो मुझे ये बताएं, यहाँ तक बात समझ आ रही है? जितने भी मैंने पॉइंट्स अब तक बताए वो सब कंसोलिडेट होके आपके सामने आ गए इस ग्राफ के थ्रू। सब्दुररहमान, आपका जो सवाल था उसमें -100 आपने स्ट्रेच फैक्टर को कहा था, माइनस स्केल फैक्टर की अभी मैंने बात नहीं की। मैं इस सवाल का जवाब थोड़ी देर बाद देता हूँ। अच्छा, अब जरा देखिएगा, ये वाला ग्राफ देखते हैं। सही है, यहाँ तक एक्नॉलेजमेंट अल्हम्दुलिल्लाह आ गई और सब कुछ क्लियर है। हाँ जी, यहाँ तक एक्नॉलेजमेंट आ गई है और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ क्लियर है। कुछ वीडियो मेरी हैंग हो रही है, मुझे पता नहीं क्यों। हेलो, सही, अब इट्स फाइन, ओके।
अच्छा, तो मैं कह रहा था यहाँ तक सबको समझ में आ गया, ये सेकंड वाला ग्राफ सही है। अब हम ये वाली बात करते हैं, y इक्वल्स टू 3f(x). पहले इसको बयान करें, मुझे चैट पे जरा बयान करके बताएं, हाउ विल यू डिफाइन दिस? y इक्वल्स टू 3f(x) को कैसे आप डिफाइन करेंगे? सबने पार्टिसिपेशन करनी है, बयान करना है, सही है। वेरी गुड हसन, जबरदस्त। अच्छा देखो, फिर वही बात आ गई, इसे स्ट्रेच बाय स्ट्रेच फैक्टर 3 इन द वाई एक्सिस। नहीं, देखो वाई एक्सिस नहीं, गलत कह दिया ना, इन द वाई डायरेक्शन। वाई एक्सिस, एक्सिस जो है वो इनवेरिएंट लाइन के लिए हम बयान करेंगे, डायरेक्शन बताना, इन द वाई एक्सिस नहीं। रिफ्लेक्शन इन द वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस होती है, सही है। वाई यहाँ डायरेक्शन का जिक्र है, जिस तरह से मैंने बयान करना सिखाया उसमें रद्दोबदल नहीं करें, मार्क्स कट जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगी। स्ट्रेच बाय फैक्टर 3 इन द वाई डायरेक्शन। वेरी गुड सफा, परफेक्ट। स्ट्रेच विद स्केल फैक्टर 3 इन वाई डायरेक्शन, वेरी गुड लाइबा, वेरी गुड हमजा, परफेक्ट। अब देखें यहाँ अब्दुल रहमान, वही बात आ रही, स्ट्रेच इन वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस विल बी इन इंटरनल लाइन। इंटरनल लाइन नहीं है, इंटरनल लाइन नहीं है चंदा, इनवेरिएंट लाइन है, इनवेरिएंट लाइन है, इंटरनल लाइन नहीं है। और दूसरी बात, स्ट्रेच इन वाई एक्सिस नहीं है, स्ट्रेच इन वाई डायरेक्शन है, समझे बात। वर्टिकल स्ट्रेच है, स्ट्रेच इन वाई डायरेक्शन है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच है, स्ट्रेच इन एक्स डायरेक्शन है। स्ट्रेच इन एक्स डायरेक्शन है तो इनवेरिएंट लाइन वाई एक्सिस है, स्ट्रेच इन वाई डायरेक्शन है तो इनवेरिएंट लाइन एक्स एक्सिस है। ये समझे जरा बात, सही है, सही है सर, परफेक्ट। तो अब यहाँ हमने बयान कर दिया, मैं बता देता हूँ, दिस इज स्ट्रेच इन द वाई डायरेक्शन विद स्ट्रेच फैक्टर 3, क्योंकि नंबर 3 बाहर है, वाई डायरेक्शन में जो भी नंबर होता है वही मेरा स्ट्रेच फैक्टर होता है। तो दिस इज स्ट्रेच इन द वाई डायरेक्शन विद स्ट्रेच फैक्टर 3, स्ट्रेच इन द वाई डायरेक्शन विद स्ट्रेच फैक्टर 3, सही है। अच्छा, अब जरा अप्लाई करते हैं, क्योंकि स्ट्रेच फैक्टर 3 है और स्ट्रेच इन वाई डायरेक्शन है, तो स्ट्रेच इन वाई डायरेक्शन में बताया था तमाम वाई कोऑर्डिनेट्स आपके 3 से मल्टीप्लाई होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट्स में कोई चेंज नहीं आएगा। तो अब हम कौन से वाले कोऑर्डिनेट्स देखते हैं, भाई -2 0 जो कोऑर्डिनेट था उसके तो वाई कोऑर्डिनेट 0 ही थे, तो उसको हम 3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया तो वो 0 ही रहेंगे, तो उसमें कोई चेंज नहीं आया। और वैसे भी स्ट्रेच इन वाई डायरेक्शन में एक्स एक्सिस मेरी इनवेरिएंट लाइन होती है, तो अब देखिए इनवेरिएंट लाइन जो है उस पे जो पॉइंट्स थे इस वाले ग्राफ से कंपेयर करके ये वाला ग्राफ देखना है, सही है। इसी से कंपेयर करके सेकंड वाला आया था, इसी से कंपेयर करके थर्ड वाला आ रहा है, क्योंकि y इक्वल्स टू एफ एक्स, वाई इक्वल्स टू 3f(x) बना है, तो इससे कंपेयर करें। तो क्योंकि स्ट्रेच इन वाई डायरेक्शन है, लिहाजा एक्स एक्सिस वाले पॉइंट्स इनवेरिएंट होंगे, तो -2 0 और 2 0 आपके सामने एज इट इज आपको नजर आ रहे हैं, इनमें कोई चेंज नहीं होगा, देयर विल बी नो चेंज, यहां तक कोई चेंज नहीं होगा, सही है। अच्छा, फिर आप देखें स्ट्रेच इन वाई डायरेक्शन है तो वो कोऑर्डिनेट्स वाई कोऑर्डिनेट्स में चेंज आएगा, तो स्ट्रेच इन वाई डायरेक्शन है, एक कोऑर्डिनेट 0, -4 नजर आ रहा है, 0, -4, तो ये जो स्ट्रेच फैक्टर 3 आपका आया है ये y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगा, तो y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होने के बाद ये क्या हो गया, 0, -12। और क्योंकि ये स्ट्रेच फैक्टर 3 है, 1 से बड़ा है, लिहाजा यहाँ पर स्ट्रेचिंग हो रही है, इसका मतलब पॉइंट्स इनवेरिएंट लाइन से दूर जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि 0, -4 जो है स्ट्रेच इन y डायरेक्शन था, तो एक्स एक्सिस इनवेरिएंट लाइन थी, तो जो पॉइंट इनवेरिएंट लाइन के नीचे लाई कर रहा था वो स्ट्रेच होने के बाद मजीद नीचे चला गया, आपको नजर आ रहा है, स्ट्रेच होने के बाद मजीद नीचे चला गया। तो स्ट्रेचिंग की वजह से पॉइंट्स इनवेरिएंट लाइन से दूर जाते हैं, जो नीचे होता है वो मजीद नीचे चला जाता है, जो ऊपर होता है वो मजीद ऊपर चला जाता है। पॉइंट्स मूव अवे फ्रॉम द इनवेरिएंट लाइन जब स्ट्रेचिंग हो रही होती है, जब कंप्रेसिंग हो रही होती है तो पॉइंट्स मूव नियर टू द पॉइंट्स मूव टुवर्ड्स द इनवेरिएंट लाइन, इनवेरिएंट लाइन के करीब होते हैं पॉइंट्स। तो यहाँ पर आप देखें, क्योंकि स्ट्रेच इन वाई डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस इनवेरिएंट लाइन है, एक्स एक्सिस के पॉइंट सेम रहे, और जो 0, -4 था स्ट्रेच होके 0, -4 था, सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट 3 से मल्टीप्लाई हुआ, 0, -12 हो गया, आपको नजर आ रहा है। और आपको ये भी नजर आ रहा है कि पॉइंट इनवेरिएंट लाइन से दूर हो गया, 3 गुना दूर चला गया, 4 की डिस्टेंस थी इनवेरिएंट लाइन से, 12 की डिस्टेंस हो गई। मुझे बताएं ये तीसरा ग्राफ भी
कॉन्सेप्चुअली समझ आ गया कैसे पहले वाले ग्राफ से तीसरा ग्राफ आया है रूल को फॉलो करते हुए, अलोंग विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इनवेरिएंट लाइन। तो इसी पहले ग्राफ से दूसरा आया और इसी पहले ग्राफ से तीसरा आया। तो जो कॉन्सेप्ट मैंने अब तक बताए वो आपके सामने वाजे कर दिए ग्राफिकली भी मैंने। थोड़ा मैंने टाइम लिया समझाने के लिए कॉन्सेप्ट्स को, बट मेरे ख्याल से अब कंसोलिडेट होने लग गए हैं कॉन्सेप्ट, समझ में आने लग गई चीजें। सही है, स्ट्रेच में समझाने के लिए कंटेंट सबसे ज्यादा था। अच्छा, अब मैंने ना पॉजिटिव स्केल फैक्टर का आपको बता दिया कि पॉजिटिव स्केल फैक्टर है। अच्छा, अब जब स्केल फैक्टर नेगेटिव होता है, मतलब नंबर नेगेटिव है, तो इसको जो है ना दो तरीके से बयान किया जाता है, ये भी मैं आपको बता दूं। मार्किंग स्कीम में भी रिसेंटली भी कोई एक सवाल आया था, उसके अंदर भी उसने दो ही तरीके से बयान किया, दोनों पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो अगर लेट सपोज मैं आपके सामने रखता हूँ -2 fx, तो एक तरीका बयान करने का ये है कि आप इसको बयान करें दिस इज स्ट्रेच इन वाई डायरेक्शन विथ स्ट्रेच फैक्टर -2। एक ये तरीका होता है। और एक तरीका ये होता है कि आप -2 fx को तोड़ दें। आप कहें ये -fx है, पहले ये -fx हुआ, मतलब fx माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, इसका मतलब y की साइन चेंज हुई, इसका मतलब दिस इज रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस। और उसके बाद आप कहें कि फिर 2 से जब मल्टीप्लाई हुआ तो दिस इज स्ट्रेच विथ फैक्टर 2 इन द y डायरेक्शन। तो आप -2 fx को ब्रेक करके माइनस को अलग बयान कर दें, माइनस से रिफ्लेक्शन बयान करें, और जो 2 है उससे आप स्ट्रेच बयान करें। ये जो है ना, अगर कभी कहेगा ना कि टू सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन, भाई -2 fx लिखा हुआ है और आपको कह रहा है डिस्क्राइब टू सिंगल ट्रांसफॉर्मेशंस दैट हैव बीन कंबाइंड, तो फिर आपको फौरन समझ आ जाएगा कि ये आपको स्ट्रेच फैक्टर नेगेटिव के थ्रू बयान करने का नहीं कह रहा, बल्कि माइनस की वजह से आपको कह रहा है कि रिफ्लेक्शन को बयान करो, और 2 की वजह से कह रहा है कि स्ट्रेच को बयान करो। तो आप इसको कैसे बयान करेंगे? आप कहेंगे दिस इज स्ट्रेच इन द वाई डायरेक्शन विद स्ट्रेच फैक्टर 2 एंड रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस, क्योंकि y की साइन चेंज हो रही है, लिहाजा रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस। तो उसको तोड़ के आपने दो में बयान कर दिया। या एक और तरीका भी है जिससे इसको बयान किया जा सकता है, और वो ये कि दिस इज स्ट्रेच इन द y डायरेक्शन विथ स्ट्रेच फैक्टर -2। अच्छा, जब स्ट्रेच फैक्टर -2 हो गया तो आप जब हर x कोऑर्डिनेट हर y कोऑर्डिनेट को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सोचे ना क्या होगा, कि वो y कोऑर्डिनेट डबल भी होगा और उसकी साइन भी चेंज होगी। तो ऑटोमेटिकली जब साइन चेंज होगी तो +2 जब -4 में कन्वर्ट हुआ, तो जो पॉइंट ऊपर था, जो पॉइंट इनवेरिएंट लाइन के ऊपर था, वो पॉइंट इनवेरिएंट लाइन के नीचे भी गया, वो रिफ्लेक्ट भी हुआ, नीचे भी चला गया, और साथ साथ वो मजीद नीचे भी गया। तो स्ट्रेचिंग और रिफ्लेक्शन साथ साथ हो रही है। तो बयान करने के भी दो ही अंदाज है, या तो आप बयान इस नेगेटिव स्ट्रेच फैक्टर के साथ ही कर दें, या फिर आप बयान करने के लिए उसको दो में तोड़ें। खामोशी है तो दोनों तरीके इख्तियार किए जा सकते हैं, लेकिन अगर एग्जामिनर ने कोई बात की है, कोई चीज मेंशन्ड है बाय द एग्जामिनर इन द क्वेश्चन कि उसको दो में तोड़ के आप बयान करो, तो फिर आपको उसको ब्रेक करके बयान करना पड़ेगा। दैट विल डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यही मैंने लिखा हुआ है कि अगर आपका स्केल फैक्टर नेगेटिव होगा, स्ट्रेच फैक्टर या स्केल फैक्टर नेगेटिव होगा, मतलब ये जो ए है उसकी वैल्यू <0 है। ए कहाँ का लिखा हुआ था? एक्स के साथ है या बाहर पूरे फंक्शन के साथ है? अगर ये ए नेगेटिव है, तो इफ दिस ए इज नेगेटिव, देन मेथड 1 क्या है कि आप स्ट्रेच बयान करें विद अ नेगेटिव स्केल फैक्टर। और मेथड नंबर 2 क्या है, जो मैंने लिखा हुआ है कि यूजुअली हम मेथड 2 फॉलो कर रहे होते हैं, बट मार्किंग स्कीम में मैंने देखा है कि भाई वो दूसरा मेथड भी फॉलो कर रहा है रिसेंटली। इससे पहले ऐसा सवाल हमने नहीं देखा था, रिसेंटली मेरी नजर से गुजरा। तो मेथड 2 भी जो है वो फॉलो कर रहा होता है। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई जब आपको पूरी पिक्चर बयान करनी है ना, तो मेथड 2 ज्यादा अच्छी तरह पूरी पिक्चर को बयान करता है। लिहाजा मेथड नंबर 2 ज्यादा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशंस को फुली बयान करता है। ये बताता है कि कैसे स्ट्रेचिंग भी हो रही है और रिफ्लेक्शन भी हो रही है। क्योंकि अगर आप सिर्फ स्ट्रेच बयान करेंगे विद द नेगेटिव स्केल फैक्टर, तो फिर उस केस के अंदर ये बयान नहीं हो पा रहा होता। जब बयान नहीं हो पा रहा होता पूरा, तो फिर आप खाली यही कहते हैं कि ये स्ट्रेच है, जबकि दरअसल उसमें स्ट्रेचिंग भी हो रही होती है और साथ साथ रिफ्लेक्शन भी हो रही होती है। तो ये ज्यादा बेहतर तरीका होता है कि आप दोनों को बयान करें।
लेकिन मैंने जैसे कि कहा कि अगर सवाल में कोई इंडिकेशन है तो फिर खोल के बयान करना पड़ेगा, नहीं है तो आप दोनों तरीके से बयान कर सकते हैं। तो मेथड नंबर 2 क्या है, स्ट्रेच विद अ पॉजिटिव स्केल फैक्टर, जो -2 है उसमें पॉजिटिव नंबर को उठा लें और बोले भाई स्ट्रेच बयान कर दें इस पॉजिटिव नंबर के साथ, और इस माइनस की वजह से जो है आप रिफ्लेक्शन को बयान कर दें। तो स्ट्रेच विद अ पॉजिटिव स्केल फैक्टर अलोंग विद रिफ्लेक्शन, दिस मींस दिस विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस। और नोट फॉर्म में लिखा हुआ है मेथड 2 इज प्रेफर्ड एज इट डिस्क्राइब द ट्रांसफॉर्मेशंस फुली। अब इसकी मिसाल देखते हैं। अच्छा, अब देखें जैसे k ग्रेटर देन 1 था, मैं आपको यहाँ पर ना, मैं हमेशा नंबर लाइन बना के भी एक चीज समझाता हूँ, मैं आपको भी समझाता हूँ। 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ -1 है, और ये 1 है। अच्छा, 1 के बाद वाला जो रीजन है ना, ये स्ट्रेचिंग हो रही होगी यहाँ पर, 0 से 1 के दरमियान और -1 से 0 के दरमियान थ्रू आउट कंप्रेसिंग हो रही होगी, ये कंप्रेस वाला रीजन है। और अगेन ये स्ट्रेच वाला रीजन। लेकिन जो माइनस वाला जो रीजन है ना, 0 के, ये वाला, यहाँ ना सिर्फ स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग हो रही होगी बल्कि साथ साथ रिफ्लेक्शन भी हो रही होगी। तो देखें, 0 से 1 के दरमियान पॉजिटिव स्केल फैक्टर है, कंप्रेस हो रहा होगा। 1 के बाद पॉजिटिव स्केल फैक्टर है, स्ट्रेच हो रहा होगा। 0 से -1 के दरमियान नेगेटिव स्केल फैक्टर है, और 0 से -1 के दरमियान है, लिहाजा कंप्रेस हो रहा होगा। और क्योंकि नेगेटिव है लिहाजा रिफ्लेक्शन भी साथ साथ हो रही होगी। और -1 से भी स्ट्रेच फैक्टर अगर छोटा है तो स्ट्रेचिंग हो रही होगी, और क्योंकि नेगेटिव है लिहाजा साथ साथ रिफ्लेक्शन भी हो रही होगी। अब्दुर्रहमान, आपका सवाल था कि अगर स्ट्रेच फैक्टर -100 हो गया तो इस माइनस की वजह से पता चला कि रिफ्लेक्शन हो रही होगी। और ये 100 जो है मैग्नीट्यूड के लिहाज से 1 से बड़ा नंबर है, मैग्नीट्यूड देखा करें वैल्यू का, नेगेटिव वैल्यू का भी मैग्नीट्यूड देखा करें। तो -100 का मैग्नीट्यूड 100 है, लिहाजा 100 की वजह से पता चला स्ट्रेचिंग हो रही होगी। तो माइनस की वजह से रिफ्लेक्शन और 100 की वजह से रिफ्लेक्शन। नेगेटिव स्केल फैक्टर का मतलब ये नहीं है कि कंप्रेस हो रहा होगा, नहीं, हरगिज नहीं। नेगेटिव स्केल फैक्टर भी अगर -1 से छोटा है, इसका मतलब स्ट्रेचिंग हो रही है अलोंग विद रिफ्लेक्शन। यही बात लिखी हुई है कि अगर k -1 से छोटा है तो पॉइंट्स विल मूव अवे फ्रॉम द इनवेरिएंट लाइन, क्योंकि उस केस में स्ट्रेच हो रहा होगा। लेकिन साथ साथ स्ट्रेच होने के साथ साथ रिफ्लेक्शन भी टेक प्लेस हो रही होगी। लेकिन अगर स्ट्रेच फैक्टर -1 से 0 के दरमियान है तो पॉइंट्स विल मूव टुवर्ड्स द इनवेरिएंट लाइन, मतलब कंप्रेस हो रहा होगा, और साथ साथ क्योंकि नेगेटिव है लिहाजा रिफ्लेक्शन भी हो रही होगी। और जहां जहां k लिखा हुआ है उसका मतलब k इज द स्केल फैक्टर और स्ट्रेच फैक्टर। तो यूजुअली जब हम बयान करते हैं तो हम बुक्स के अंदर भी जब बयान हुआ हुआ देखा हमने, तो वो दोनों को अलग अलग बयान किया, रिफ्लेक्शन को और स्ट्रेच को। बट मैंने जैसे कि कहा कि ओ लेवल्स में भी ये टॉपिक पहले हुआ करता था, ओ लेवल्स और आईजीसीएसई में ना, अभी आपने 4 किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी है। काफी पहले जो है 6 किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन होती थी, एक का नाम था स्ट्रेच और एक का नाम था शेयर। जब स्ट्रेच भी हुआ करता था उस वक्त भी वहां पर भी स्ट्रेच हम जब बयान किया करते थे तो वो नेगेटिव स्केल फैक्टर के साथ बयान होता था, लिहाजा नेगेटिव स्केल फैक्टर के साथ बयान करने में कोई मुमानियत नहीं है। मार्किंग स्कीम ने भी कुछ रीसेंट सवाल मेरी नज़र से गुजरे थे, एग्जैक्टली मुझे ईयर याद नहीं है, बट उसके अंदर उसने नेगेटिव स्केल फैक्टर के साथ बयान किया था। शायद टॉपिकल में आपका सवाल आ जाएगा क्योंकि 2020, 21 और 22 ये टॉपिक 2020 से ऐड हुआ है, लिहाजा इसके ट्रांसफॉर्मेशन के जो सवाल हैं वो आपको मिलेंगे 13 क्वेश्चन है 2020 से 22 तक। बट क्यों, इसकी वजह क्या है कि कुछ 8 सवाल तकरीबन ऐसे होंगे जो ट्रांसफॉर्मेशन विथ ट्रिग्नोमेट्री आई है। तो वो जो हमारा थर्ड लास्ट टॉपिक होगा P1 का, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। उस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सवालात आपको कुछ ऐसे मिलेंगे जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक के ग्राफ्स के साथ ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्व हुई है। भाई किसी भी किस्म के ग्राफ के साथ ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्व हो सकती है। तो वो सवाल जो बगैर ट्रिग्नोमेट्री वाले हैं वो मैंने आपको इस वक्त समझा दिए, और वो सवाल जो ट्रिग्नोमेट्री के साथ वाले हैं वो ट्रिग्नोमेट्री के साथ आपके कंपाइल्ड है इंशाल्लाह। जब ट्रिग्नोमेट्री करेंगे तो उसके बाद आप काबिल होंगे उन ग्राफ्स को समझने के। अभी आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन कैसे समझेंगे, लिहाजा वो एग्जांपल्स ट्रिग्नोमेट्री के पास पेपर्स के साथ कंपाइल होंगे। सही है, तो मुझे बताएं ये नेगेटिव स्केल फैक्टर वाली बात भी आप सबको समझ आ गई? थोड़ी सी एक्नॉलेजमेंट दे दें बेटा यहाँ तक।
यस, अगर K1 होगा, बिल्कुल सवाल ये है अब्दुल रहमान का कि अगर सर K1 होगा बेटा तो सारी सी बात है, अगर A x है और A की वैल्यू 1 है तो ये तो x ही रहेगा, और 1 बाहर भी मल्टीप्लाई होगा तो fx ही रहेगा। तो 1 का तो मतलब है कि भाई कोई फर्क ही नहीं है, 5 है उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 ही आएगा वापस, है ना। तो 1 का मतलब तो यही है कि डेफिनेटली कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो ही नहीं है। कोई ट्रांसफॉर्मेशन है ही नहीं, तो ना स्ट्रेच है ना कंप्रेस है, बिल्कुल सही। सही है। अच्छा, अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूँ क्लियर करके, तो आप मुझे बयान करें उसको। दो एग्जांपल्स ने, तीन एग्जांपल्स ने, नहीं तीन, हाँ हाँ सही है। सही है, ओके। ओके ओके राइट, तो ये तो ए और बी हो गया, एग्जांपल नंबर 2 भी हो गया, और फिर कॉम्बिनेशन वाली बात रह जाएगी, सही है। तब यहाँ जरा देखें, एग्जांपल नंबर 1 देख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ अ कर्व इज y इक्वल्स टू fx, y इक्वल्स टू fx इज ट्रांसफॉर्म टू द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू 3fx। तो ये तो ऊपर हमने कवर कर भी लिया ना। ये 3fx क्या है, स्ट्रेच इन y डायरेक्शन विद स्ट्रेच फैक्टर 3, ये आप लोगों ने बता दिया था। और दिस स्ट्रेच इन x डायरेक्शन, क्योंकि x में मल्टीप्लाई हो रहा है तो रेसिप्रोकल होगा स्ट्रेच फैक्टर, तो स्ट्रेच इन x डायरेक्शन विद स्ट्रेच फैक्टर 1/2। तो ये दोनों बयान हो गए, सही है, इसमें कोई मसला नहीं है। तो ये हमने आपके सामने भी पेश कर दिया, आप चाहें इसको लिख भी सकते हैं, बल्कि हमने पहले ही बयान कर दिया था इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ भी नहीं। अगर लिखना है तो मैं इसको लिख भी देता हूँ। स्ट्रेच, सबसे पहले ना डायरेक्शन बयान कर दिया करें, स्ट्रेच इन वाई डायरेक्शन। स्ट्रेच फैक्टर भी पहले बयान कर सकते हैं, वो तो मैंने आपको ऊपर लिखवाया ही है, लेकिन मैं कहता हूं कि पहले डायरेक्शन लिख दें। तो स्ट्रेच इन वाई डायरेक्शन विथ स्ट्रेच फैक्टर, या विद स्केल फैक्टर, या सिर्फ फैक्टर भी लिख सकते हैं वैसे तो, विद स्केल फैक्टर 3। और इसी तरह जो है यही बिल्कुल एज इट इज तरीकेकार फॉलो किया जाएगा। और आप कहेंगे स्ट्रेच है, बट अब स्ट्रेच जो है वो वाई डायरेक्शन का नहीं है, बल्कि स्ट्रेच जो है वो एक्स डायरेक्शन वाला है। तो स्ट्रेच इन एक्स डायरेक्शन हो गया, एंड स्ट्रेच फैक्टर आपका हो गया 1/2। सही है। तो ये हमने जो है आ, आपके सामने स्ट्रेच बयान कर दिया, इसमें कोई कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। अब एग्जाम्पल नंबर 2 जरा देखें और मुझे थोड़ा पार्टिसिपेट करें, फिर हम इसका आंसर भी देखेंगे। द इक्वेशन ऑफ अ कर्व इज y इक्वल्स टू fx। द कर्व passes through the points 0, 0, a origin 0, 0, a -1, -2, b which is 3, -18. The graph of y equals to fx is transformed to the graph of y equals to -2fx। अब देखें यहाँ वाजे किया हुआ है -2fx है, तो इसको आप वाजे किया हुआ है, डिस्क्राइब फुली द टू सिंगल ट्रांसफॉर्मेशंस, describe fully the two single transformations which have been combined to give the resulting transformation, and find the coordinates of the points through which the transformed graph passes। दो सिंगल ट्रांसफॉर्मेशंस बयान करें, डिस्क्राइब फुली द टू सिंगल ट्रांसफॉर्मेशंस which have been combined to give the resulting transformation, and find the coordinates of the points through which the transformed graph passes। तो पहले तो आपको बयान करना है। तो मैंने आपको कहा था नेगेटिव स्ट्रेच फैक्टर जब आपको नजर आएगा तो आप नेगेटिव स्ट्रेच फैक्टर के साथ भी बयान कर सकते हैं अगर खामोशी है तो, या फिर उसको ब्रेक करके भी बयान कर सकते हैं। बट यहाँ तो सवाल नहीं क्या कह दिया, डिस्क्राइब फुली द टू सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन विच हैव बीन कंबाइंड टू गिव द रिजल्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि बयान कर दिया कि दो किस्म की सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन बयान करें, तो फिर आपने दो बयान करनी होंगी, आप नेगेटिव स्ट्रेच फैक्टर के साथ बयान नहीं कर सकते। तो मैंने आपको कहा था सवाल में खामोशी है तो आप तरीका दोनों फॉलो करेंगे, बट अगर आपको स्पेसिफाइड है तो आपको उसी को फॉलो करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर आप जरा बयान करें -2fx को, और फिर उसके बाद पहले बयान करें, डिफाइन करें। वेरी गुड सफा, वेरी गुड ईसा, परफेक्ट। वेरी गुड हसन, परफेक्ट, जबरदस्त।
टॉप 3 आंसर्स, ईसा, हसन एंड सफा, परफेक्ट। इसी तरह प्रोएक्टिव होना है सबने इंशाल्लाह। हाँ शायद हमजा नेट का इशू होगा इसलिए आवाज कट हो गई होगी। मैंने ये कहा था बेटा -2 fx को बयान करना है। डिफाइन y इक्वल्स टू -2 fx, बट यू हैव टू डिस्क्राइब फुली द टू सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन विच हैव बीन कंबाइंड। तो -2 fx को आपने बयान करना है। अब देखो लाइबा, अब यहाँ कह रही हो आप रिफ्लेक्शन इन द y डायरेक्शन। रिफ्लेक्शन में डायरेक्शन नहीं है, रिफ्लेक्शन एक्सिस में होती है। आप समझे, कंफ्यूजन हो रही है आप लोगों को। ट्रांसलेशन बाय कॉलम वेक्टर, ट्रांसलेशन वेक्टर। ट्रांसलेशन में ट्रांसलेशन बाय कॉलम वेक्टर लिखेंगे। रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस या रिफ्लेक्शन इन द वाई एक्सिस लिखेंगे, डायरेक्शन नहीं लिखेंगे। ट्रांसलेशन में ट्रांसलेशन बाय कॉलम वेक्टर लिखेंगे। रिफ्लेक्शन में एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस लिखेंगे, रिफ्लेक्शन इन द वाई एक्सिस या रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस। स्ट्रेच जब बयान करते हैं तो उसमें डायरेक्शन का जिक्र होता है। स्ट्रेच इन वाई डायरेक्शन with stretch factor of this, stretch in x direction with stretch factor of this। तो मैंने हर किसी का एक प्रॉपर वे बताया है, यू हैव टू फॉलो दैट वे। जो तरीका बताया उसको फॉलो करना है आपने। अपने अल्फाज अपनी ओन वर्डिंग्स को फॉलो करने जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं अब्दुल रहमान यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुमने स्ट्रेच इन वाई डायरेक्शन विद स्ट्रेच फैक्टर -2 बयान कर रहे हो, यहाँ पर इस तरह नहीं बयान कर सकते। क्योंकि सोचो ना, एफ एक्स है ना, एक तो वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है और वो साथ साथ माइनस से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। दो काम हो रहे हैं। पहले मैंने एफ एक्स को माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस एफ एक्स हो गया। फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो वही -2 fx बन गया। या पहले एफ एक्स को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 fx हो गया, फिर इसी को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -2 fx हो गया। तो जब फंक्शन माइनस से मल्टीप्लाई हो तो y की साइन चेंज होती है और इसका मतलब रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस होता है। और जब फंक्शन 2 से मल्टीप्लाई हो तो स्ट्रेच इन वाई डायरेक्शन होता है और स्ट्रेच फैक्टर वही होता है जो नंबर लिखा हुआ है। तो दो चीजें हो गई इसमें, रिफ्लेक्शन हो गई और स्ट्रेच हो गया। अब्दुल रहमान समझ आ रही है बात? तो मतलब रिफ्लेक्शन विल बी in x direction, stretch in y direction and -2, is that correct? एक दफा फिर रिपीट करो, मेरी आवाज स्लो थी थोड़ी। मैं वो आंसर ही होगा stretch in y direction, reflection in x direction and the answer will be -2 scale देखो factor. देखो देखो देखो, रिफ्लेक्शन इन एक्स डायरेक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन हमेशा एक्सिस में होती है। सही है। ओह अच्छा ठीक है। हाँ, तो जब पहले 1 बाय 1 सोचो, -f(x) है। सही है, एफ एक्स था, -f(x) हो गया। तो अब रिफ्लेक्शन बयान करने का सोच लिया तो अब बयान करो। एफ एक्स फंक्शन माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो इसका मतलब पूरा फंक्शन माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, तो मतलब y की साइन चेंज होगी। y की साइन चेंज होगी मतलब रिफ्लेक्शन कौन सी एक्सिस में है? x एक्सिस में। तो पहला स्टेटमेंट आ गया, रिफ्लेक्शन इन द x एक्सिस। ये बात क्लियर हो गई? जी। अच्छा, अब जो है ना, अब 2 fx को बयान कर दो। अब क्या बयान करोगे? 2 fx क्या है? स्ट्रेच है। किस डायरेक्शन का जी, स्ट्रेच है? y y। direction. तो स्ट्रेच इन द y डायरेक्शन विथ Yes, स्ट्रेच फैक्टर या विद स्केल 2, फैक्टर 2। 2. तो Okay. स्ट्रेच इन y डायरेक्शन विद स्ट्रेच फैक्टर या स्केल फैक्टर 2 एंड -fx का मतलब हो गया रिफ्लेक्शन इन द x एक्सिस। तो पहले कोई भी Okay. बयान कर दें, पहले रिफ्लेक्शन बयान कर दें फिर स्ट्रेच, या पहले स्ट्रेच फिर रिफ्लेक्शन, कोई मसला नहीं। क्योंकि अगर मैं fx से -2 fx का सफर देखता हूं तो पहले fx से 2 fx हो जाए फिर -2 fx हो जाए, या पहले fx से -fx हो जाए और फिर 2 से मल्टीप्लाई होकर -2 fx हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऑर्डर डज नॉट मैटर ओवर हियर। देयरफॉर कोई भी पहले बयान करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, स्ट्रेच इन y डायरेक्शन with scale factor 2 and reflection in the x-axis। ये रिफ्लेक्शन ऑन द एक्स एक्सिस है, रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस ऑन से ज्यादा बेहतर, यहाँ सुटेबल इन है, ज्यादा फर्क नहीं है लेकिन इन बेहतर है हमजा। तो रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस एंड स्ट्रेचिंग एंड स्ट्रेच
स्ट्रेचिंग भी सही है वैसे, लेकिन स्ट्रेच का लफ्ज हम यूज कर रहे हैं। एंड स्ट्रेच इन द वाई डायरेक्शन बाय स्केल फैक्टर 2, रेस्ट इज ऑल परफेक्ट हमजा। सही है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि साथ साथ मुझे एक तो पहले कहा था डिस्क्राइब करें, फिर ये भी कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स थ्रू विच द ट्रांसफॉर्म्ड ग्राफ पासेस। तो पहले आपके ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स ये दिए हुए हैं, राइट। तो जो आपके ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, उन ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स में कुछ चेंज आएगा, और उस चेंज की वजह से आपके कोऑर्डिनेट्स जो चेंज होंगे उसके बाद क्या नए कोऑर्डिनेट्स होंगे वो मांगे जा रहे हैं। तो आप जरा बताएं क्या होंगे आपके कोऑर्डिनेट्स। ईसा के कोऑर्डिनेट्स भी गलत आ गए, हसन के कोऑर्डिनेट्स में भी गड़बड़ आ गई। यस सफा, इट डजंट मैटर विच ट्रांसफॉर्मेशन वी डू फर्स्ट, बिल्कुल ऐसा ही है। कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन पहले कर लें, कोई भी बाद में कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है। विच एवर ट्रांसफॉर्मेशन वी डू फर्स्ट, इट डजंट मैटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, तो मैं आपसे कह रहा था कोऑर्डिनेट्स बताएं, कोऑर्डिनेट्स में आप लोग गड़बड़ कर रहे हैं। कोई और कोऑर्डिनेट्स बताएगा। वी विल मल्टीप्लाई। ओके, यू विल नीड अ मिनट टू थिंक। सही है, सोच लें, मैं सोचने का टाइम देता हूँ आपको, बिल्कुल सोच लें। 1-2 मिनट सोच लें फिर जवाब दें, कोई मसला नहीं। बिल्कुल सही है, क्योंकि स्ट्रेच इन वाई डायरेक्शन है, लिहाजा तमाम वाई कोऑर्डिनेट्स 2 से मल्टीप्लाई होंगे। सही है। और क्योंकि रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस है, लिहाजा हाँ हसन अब परफेक्ट है। अब परफेक्ट कोऑर्डिनेट्स हो गए। -1 4 3 36 परफेक्ट। देखिए बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है, आप लोग ने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। -2 है, इसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट माइनस से मल्टीप्लाई होगा। माइनस एफ एक्स की वजह से क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट्स माइनस से मल्टीप्लाई होगा। सही है सफा, परफेक्ट। -f(x) का मतलब वाई कोऑर्डिनेट्स माइनस से मल्टीप्लाई होंगे, और 2f(x) का मतलब वाई कोऑर्डिनेट्स 2 से मल्टीप्लाई होंगे। तो इन शॉर्ट तमाम वाई कोऑर्डिनेट्स -2 से मल्टीप्लाई होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट्स में कोई चेंज नहीं आएगा। एक्स कोऑर्डिनेट जिन्होंने चेंज किए थे वो इस चीज को समझ ले कि -f(x) का जो इम्पैक्ट है, तमाम वाई कोऑर्डिनेट्स माइनस से मल्टीप्लाई होंगे, और 2f(x) का जो इम्पैक्ट है, तमाम y कोऑर्डिनेट्स 2 से मल्टीप्लाई होंगे। तो इसका मतलब जब -2f(x) है, तो शॉर्टकट में हम ये कह सकते हैं तमाम y कोऑर्डिनेट्स -2 से मल्टीप्लाई होंगे, x कोऑर्डिनेट्स में कोई चेंज नहीं आएगा। लिहाजा इस चीज को मद्देनजर रखते हुए 0,0 तो देखें इनवेरिएंट लाइन पे लाई करता है, रिफ्लेक्शन लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस है उस पे भी लाई करता है, और जब स्ट्रेच इन वाई डायरेक्शन है तो भी इनवेरिएंट लाइन जो है वो एक्स एक्सिस ही है। लिहाजा पॉइंट्स ऑन द इनवेरिएंट लाइन रिमेन्स इनवेरिएंट। देख भी ले -2 जो है उससे अगर आप y कोऑर्डिनेट 0 को मल्टीप्लाई कर दें तो 0 मल्टीप्लाई बाय -2 विल रिमेन 0। तो 0,0 सेम रहेगा, और ये जो -1, -2 है, इसमें ये जो -2 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 से, तो यहाँ से हमारे पास 4 आ जाएगा। और ये -18 जो है ये भी -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, लिहाजा हमारे पास 36 आ जाएगा। तो -1 -2 becomes -1 4, 3 -18 becomes 336। सही है। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 2, पार्ट नंबर 8। यहाँ तक बात समझ आ गई सबको, इज इट क्लियर टू एवरीवन। सर
सर एक जी छोटी सी चीज मुझे अभी तक थोड़ा सा अटका हुआ उसके अंदर, ये जो ओके -2 है, ये 2 कैसे हो रहा है, मतलब थोड़ा सा मुझे थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। इज देखो इट बिकॉज ऑफ द माइनस रिफ्लेक्शन? -2 नहीं हो रहा। बस मैं ये कह रहा था बेटा, देखो -fx मैंने सेपरेट रूल पढ़ा हुआ है ना रिफ्लेक्शन के लिए, जी। और 2fx मैंने एज अ सेपरेट रूल पढ़ा है स्ट्रेच के लिए। हाँ। तो अगर मैं एक साथ बयान करता हूं तो मैं कह सकता हूं कि दिस इज स्ट्रेच इन वाई डायरेक्शन विद स्ट्रेच फैक्टर -2, ये कह सकता हूं मैं। लेकिन जब हम्म। मुझे वो कहेगा कि दो ट्रांसफॉर्मेशन में बयान करो उसको, तो ऐसे केस में हम ये देखते हैं कि ये -2fx में दो सिफात मौजूद हैं। एक, ये -1 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और साथ साथ ये 2 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो fx के साथ पहले मैं -1 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर fx के साथ 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, या पहले fx के साथ मैं अच्छा। 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर -1 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो -2 itself is 2 into -1, राइट? यस। तो इसलिए 2 से स्ट्रेच विथ पॉजिटिव स्केल फैक्टर बयान हो रहा है, और -1 से रिफ्लेक्शन बयान हो रही है। ठीक है। दो हिस्सों में उसको ब्रेक कर दिया हमने उसी को। हम्म। सही है? जी। अच्छा, अब देखिए अगला अगला एग्जांपल देख लेते हैं, पार्ट बी। कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हम अगले हफ्ते अगले अगली क्लास में ही देखेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि इसमें हमें अच्छा खासा टाइम लग गया। द ग्राफ ऑफ y equals to fx is transformed to the graph of y equals to f minus 3x. Describe fully the two single transformations which have been combined to give the resulting transformation, and find the coordinates of the points through which the transformed graph passes. The graph of y equals to fx is transformed to the graph of y equals to f minus 3x. Describe fully the two single transformations which have been combined to give the resulting transformation, and find the coordinates of the points through which the transformed graph passes. तो पहले describe करें दो single transformations सब chat में। शाबाश, describe करें पहले transformations को। वेरी गुड हसन, सबसे पहले आपका जवाब पढ़ने दें जरा। Is stretch with scale factor 1/3 in the x direction. वेरी गुड, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, एक्यूरेट आंसर दिया है, बिल्कुल परफेक्ट अल्फाजों में दिया है, और सबसे जल्दी दिया है। थम्स अप हसन, वेरी गुड, शाबाश। सही है ईसा, जो द सेकंड मोस्ट परफेक्ट आंसर, वेरी गुड। अच्छा, इसमें स्ट्रेचिंग लिखा हुआ है, स्ट्रेचिंग लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ स्ट्रेच लिखो काफी है, सही है। एंड स्ट्रेच इन एक्स डायरेक्शन बाय स्केल फैक्टर 1/3। स्ट्रेचिंग भी सही है, एक ही बात है, लेकिन स्ट्रेच का लफ्ज यूज होता है मार्किंग स्कीम में भी, तो आप स्ट्रेच यूज करो। रिफ्लेक्शन सही बयान हुई हुई है, स्ट्रेचिंग की जगह सिर्फ स्ट्रेच का लफ्ज लिखो, वो भी काफी है, सही है। वेरी गुड सफा, परफेक्ट, वेरी गुड हमजा, आपका पार्शियल आंसर सही आया है। इसको आप जो है वो फुल कर सकते हैं अपना। सही है अब्दुल रहमान, पार्शियली इट्स परफेक्ट। वेरी गुड लाइबा, परफेक्ट, बेहतरीन, सही बयान किया है बिल्कुल, जबरदस्त। अब आप लोगों को समझ आ रहा है कैसे बयान करना है। जबरदस्त जबरदस्त अब्दुल रहमान, मुकम्मल हो गया, वेरी गुड। जितने भी आंसर्स आए मेरे हिसाब से सब सही हैं। वेरी गुड, बहुत आला। अच्छा, अब मैं आपसे कहता हूँ, ये इक्वेशन ऑफ द कर्व तो यही थी ना, और ये वाले कोऑर्डिनेट्स थे। अब मुझे कोऑर्डिनेट्स निकालने, नए कोऑर्डिनेट्स निकालने, सही है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स थ्रू विच द ट्रांसफॉर्म ग्राफ पासेस। तो अब यहाँ के मुझे बताएं, पार्ट नंबर बी में क्या कोऑर्डिनेट्स आएंगे, पार्ट नंबर बी में क्या कोऑर्डिनेट्स आएंगे। इन कोऑर्डिनेट्स को ट्रांसफॉर्म करके नए कोऑर्डिनेट्स बताना। तो जरा कोऑर्डिनेट्स पार्ट बी के हिसाब से मुझे गाइड करें, क्या होंगे।
सही है, वेरी गुड हसन, परफेक्ट। सही है अब्दुल रहमान, बिल्कुल सही पिक किया आपने। सफा कोऑर्डिनेट में थोड़ी गड़बड़ हो गई, दूसरा कोऑर्डिनेट सही है, पहले कोऑर्डिनेट में थोड़ी गड़बड़ कर दी। हमजा कोऑर्डिनेट में गड़बड़ हो गई। इसका कोऑर्डिनेट में साइन का फर्क आ गया। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पर आपने ये नोटिस किया कि हर, क्योंकि -2 था ना, ये दोनों की दोनों y को अफेक्ट कर रही थी। माइनस की वजह से y कोऑर्डिनेट की साइन चेंज होनी थी और 2 की वजह से y कोऑर्डिनेट्स डबल होने थे। तो डायरेक्टली मैंने तमाम y कोऑर्डिनेट्स को -2 से मल्टीप्लाई कर दिया है ना, तमाम y कोऑर्डिनेट्स को, -2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो गया 4 और ये हो गया 36। तो यहाँ पर -3 है, तो आपने बयान कर दिया था कि स्ट्रेच इन x डायरेक्शन विद स्केल फैक्टर 1/3, stretch in x direction with stretch factor या scale factor 1/3 and reflection in the y axis, ये आपने बयान कर दिया था। अब क्योंकि ये x माइनस की साइन से मल्टीप्लाई हो रहा है, x कोऑर्डिनेट की साइन भी चेंज होनी है और x कोऑर्डिनेट्स 1/3 से मल्टीप्लाई भी होने रेसिप्रोकल से। तो इसका मतलब दरअसल मुझे तमाम x कोऑर्डिनेट्स को -1/3 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर तमाम y कोऑर्डिनेट्स -2 से मल्टीप्लाई होते हैं, y कोऑर्डिनेट्स को -2 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट्स को -1/3 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो अगर मैं x कोऑर्डिनेट हमारा -1 है, तो इसको -1/3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 1/3 बन गया, और 3 को मल्टीप्लाई करें -1/3 से, ये -1 बन गया। तो आपको नजर आ रहा है यहाँ 1/3 है और यहाँ -1। एंड y कोऑर्डिनेट्स विल नॉट चेंज, यस y कोऑर्डिनेट्स क्यों चेंज होंगे? सही है, सही है, ओके सफा, कोई मसला नहीं, टाइप हो जाता है गलत। सही है, तो ये मेरा जो है पार्ट नंबर बी मुकम्मल हो गया। मेरे ख्याल से पार्ट नंबर बी भी सबको क्लियर है। तो कह रहा है द ग्राफ ऑफ फंक्शन इज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एसिम्प्टोट्स। तो ये एसिम्प्टोट हर जगह हम देख रहे थे। तो सवाल ये पैदा होता है, स्ट्रेच इन एक्स डायरेक्शन है, एक्स चेंज हो रहा है ना, तो जिसमें एक्स चेंज होगा उसमें एक्स इक्वल्स टू के वाली एसिम्प्टोट की इक्वेशन चेंज होगी। एक्स एक्स स्ट्रेचिंग इन एक्स डायरेक्शन होगा तो एसिम्प्टोट की इक्वेशन भी एक्स इक्वल्स टू के वाली चेंज होगी, और एक्स इक्वल्स टू के वर्टिकल एसिम्प्टोट होती है, एक्स इक्वल्स टू 2 या एक्स इक्वल्स टू 3। लिहाजा वर्टिकल एसिम्प्टोट की इक्वेशन चेंज होगी जब स्ट्रेच इन एक्स डायरेक्शन है, और जब स्ट्रेच इन वाई डायरेक्शन होगा तो वाई इक्वल्स टू के वाली एसिम्प्टोट की इक्वेशन चेंज होगी, यानी कि हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट की इक्वेशन चेंज होगी। तो ये तो कोई मसले वाली बात ही नहीं है, ये जब सवाल आएगा तो हम देख सकते हैं इसको, बस जनरल नोट मैंने फॉर्म में लिख दिया है। मेरे ख्याल से आज हमने ट्रांसफॉर्मेशन में, ट्रांसलेशन को मैंने रिव्यू भी कराया था आज शुरू में, फिर मैंने रिफ्लेक्शन भी समझाई, फिर मैंने स्ट्रेच भी समझाया, फिर मैंने थोड़ा कॉम्बिनेशन पे बात भी की, और स्ट्रेच में बहुत सारी डिटेल्स भी आपसे शेयर हुई। सही है, अब हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन वाला एस्पेक्ट रह गया है। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ चंद पास विदर्स के सवालात भी आपके सामने रखूंगा इंशाल्लाह, ताकि ये टॉपिक फिर अगली क्लास में मेरी तरफ से मुकम्मल हो जाए। फिर आप सवालात वगैरह करेंगे तो ये टॉपिक इंशाल्लाह वाइंड अप हो जाएगा। सही है, तो इंशाल्लाह अब तक जिन्होंने पुराना काम नहीं किया हुआ क्वाड्रेटिक एंड फंक्शंस वगैरह, उसको मुकम्मल कर लें, अपना चीज़ों को वाइंड अप करें, और जितना मैंने आज ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाया है उसको रिव्यू करें, दिमाग में रीइंफोर्स करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं ट्रांसफॉर्मेशन का दी एंड करता हूँ, along with the coverage of past papers as well. So see you in the next class. तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।